ओके सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा आप सब लोग के। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ विद्यासल एकेडमी। और विद्यासल एकेडमी ने अनाउंस किया है बेटा सारथी बैच और उसकी आज की पहली क्लास है ये। और मैं प्रकाश पांडे आप लोग के साथ आया हूं लॉ पेपर को लेकर। और आज की क्लास में बेटा अपन बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे कि ये पूरा का पूरा हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है, हमारा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, हम लोग कहां जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, हमारा शेड्यूल क्या होगा, ये सारी तमाम बातें आज की क्लास में अपन करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे बेटा मैं आप लोग को आगे लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास का एक टारगेट सेट करते हैं बेटा। और टारगेट एक बार सेट हो जाता है ना तो एक क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि वेयर वी वांट टू गो एंड हाउ वी वांट टू गो। बेसिकली हमें कहां जाना है, कैसे जाना है, अगर एक बार ये लाइन क्लियर हो जाए ना तो उसके बाद बेटा जीवन आसान हो जाता है। आप सारे बच्चों को ये पता है कि इस बैच का नाम सारथी है बेटा। और जैसे सारथी वर्ड मेरे सामने आता है ना तो मेरे को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में बोली गई एक बात याद आती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, कर्म अगर तेरे दाहिने हाथ में होंगे तो फल तो तेरे बाएं हाथ में आ जाएंगी। बाएं हाथ से किसी चीज को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर कर्म को आप दाहिने हाथ से करोगे ना तो बेटा फल आपके बाएं हाथ में आ जाएगा। यानी कि आप कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। बेसिकली हम उसी कर्म को करवाने के लिए आपके साथ आए हैं। और बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, जो कुछ भी आप हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, आई कैन एश्योर यू, मैं बैच के बीच में आपको एक गारंटी भी दूंगा बेटा। आपने सुना होगा मोदी की गारंटी, तो सिमिलरली विद्यासल लॉ फैकल्टी की एक गारंटी होगी कि बेटा आप जितने भी यूट्यूब कम्युनिटी में जितने भी लॉ के लेक्चर्स देखते हो, याद रखिए सबसे डिटेल लॉ की एनालिसिस मैं आपको यहां से दूंगा। आई अगेन रिपीट माई स्टेटमेंट, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे डिटेल में आपको लॉ की एनालिसिस यहां से करवा के दूंगा। और मैं 15-20 लेक्चर के बाद मैं आप लोगों से आऊंगा, प्रॉपर कमेंट बॉक्स में आपसे व्यू भी लूंगा और आप खुद इस बात को रिपीट करोगे। क्योंकि पहली क्लास है बेटा, बहुत सारी बातें ना बोलूं तो भी आप समझ जाओगे। ज्यादा कुछ ना बोलने पे भी जो बंदा समझ जाए वो ज्यादा बेहतर और बेहतरीन होता है। तो क्योंकि पहली क्लास है बेटा, अभी हम कोर एनालिसिस और कंटेंट में नहीं जाएंगे। अभी हम ओवरऑल बातें करेंगे, एक रोड मैप क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा ये सफर जो रहने वाला है मेरे और आपके बीच का, ये सफर कैसे जाएगा, कहां जाएगा और क्यों जाएगा। तो हम लोग एक टारगेट सेट करते हैं बेटा। आज की क्लास का हमारा टारगेट जो है ना, ये टारगेट 5 पार्ट में बटा हुआ है। आज की क्लास में हम 5 टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों से रोड मैप डिस्कस करूंगा कि सर हमारा और आपके बीच का ये जो सफर है, ये सफर में कब कौन सा चैप्टर किस तरीके से आगे के तरफ बढ़ेगा। तो ये सबसे पहले रोड मैप क्लियर होगा। मैं लॉ पढ़ाने के लिए आया हूं, इसलिए मैं सिर्फ लॉ की बातें करूंगा। बाकी रेस्पेक्टिव फैकल्टी बेटा आप लोगों से पहले लेक्चर के दिन जरूर बातें करेंगी। वो बातें करेंगी अपने सिलेबस और अपने कंटेंट और अपनी कोर एनालिसिस को लेकर। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो सबसे पहले मैं रोड मैप क्लियर करूंगा, स्ट्रैटेजी क्लियर करूंगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा, अबाउट मी, कि मैं कौन हूं और मैं आप लोगों के साथ किन किन पेपर का टेक केयर करता हूं, मैं आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को किस तरीके से और कैसे हेल्प करने वाला हूं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे बेटा और थर्ड नंबर पे आके मैं आप लोगों से बात करूंगा बेटा अबाउट सीए कोर्स। और ये सीए कोर्स के बारे में मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें पता है, तो हल्का फुल्का बेटा इसके बारे में अपन रिफ्रेश करेंगे कि सर ये जो कोर्स हम लोग आए हुए हैं, इस कोर्स में हमारा क्या एनालिसिस, हमारा कोर्स का क्या कंटेंट, हमारे कोर्स का क्या स्कोप, मार्केट डिमांड, और ये क्यों कोर्स एक टफ कोर्स माना जाता है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी हो तो इस कोर्स को आसानी से पूरा किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगा, अबाउट सीए कोर्स के बारे में। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाऊंगा और चौथे नंबर पे अबाउट लॉ पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। जानते हो बेटा, आपके अगर जाने पहचान में कोई जाने अनजाने, कोई आपकी जान पहचान में कोई रिलेटिव, कोई आपका दोस्त अगर सीए कोर्स को ऑलरेडी परस्यू कर रहा है ना, तो एक बार जाके आप उससे कभी डिस्कस करिएगा और डिस्कस ये करिएगा कि सीए फाउंडेशन में मोस्ट फेल्योर सब्जेक्ट कौन सा है। आप कभी भी डिस्कस करना, अगर वो ईमानदारी और ऑनेस्टी से कोई बात बताएगा तो आपको बोलेगा लॉ का पेपर। याद रखिएगा, 100 में से अगर 99 बच्चा फाउंडेशन में फेल हो रहा है तो उस 99 में से बेटा 90 बच्चा सिर्फ लॉ के पेपर में फेल होता है। आखिर क्यों हवा है ये लॉ का पेपर, क्यों ये फ्लूक क्रिएट कर दी गई है, गुब्बारा क्यों है ऐसा, क्यों बच्चे ज्यादा लॉ के पेपर में फेल हो जाते हैं, कहां उनकी कमी रह जाती है, किस एनालिसिस से वो डरते हैं, आखिर उनको पेपर रिटेन क्यों नहीं हो पाता, अगर रिटेन होता है तो वो उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते रिप्रोड्यूस, कमी कहां रह जाती है। याद रखिएगा बेटा, लॉ का पेपर RRR सिस्टम पे चलता है, रीड, रिटेन और रिप्रोड्यूस। अगर आप रीड नहीं करोगे रिटेन नहीं होगा, अगर आप रीड कर लिए, रिटेन कर लिए, रिप्रोड्यूस नहीं होता, और आप तीनों में से किसी भी एंगल पे अगर फेल कर गए ना बेटा, ये पेपर आपसे निकलता नहीं है। तो याद रखिए, अबाउट लॉ पेपर के बारे में बात करेंगे और यहां पर मैं प्योर स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करूंगा कि मैं आप लोग को कैसे आगे लेकर चलने वाला हूं। क्या ये बात क्लियर है क्या? और उसके बाद मैं आपसे कुछ कॉमन पॉइंट्स, जो छोटी मोटी बातें मुझे जरूरत लगी, तो उन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या?
तो आ जाइए हम लोग फाइनली बेटा यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोड मैप, और रोड मैप बेटा जब भी मैं बोलूं तो सबसे बेटर होता है बच्चों के सामने सिलेबस रख देना। आप सारे बच्चों को यह बात पता है बेटा कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। सीए फाउंडेशन का जो ओल्ड पेपर था, ओल्ड पेपर, उस ओल्ड पेपर में बेटा क्या था, बिजनेस लॉ के साथ बीसीआर हुआ करता था, दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। और मैं हमेशा कहता था कि ये बीसीआर का पेपर एक बेकार और घटिया पेपर है, इसको लॉ के साथ कभी नहीं होना चाहिए था। प्लीज आप हटाइए और 100% फुल फ्लेज पेपर लेकर आइए लॉ का। और इंस्टीट्यूट ने फाइनली हमारी बात मानी, और अब बेटा आपका बिजनेस लॉ का पेपर फाइनली 100 मार्क्स का हो चुका है। कोई बीसीआर नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉ के पेपर आपको इसमें पढ़ने हैं। याद रखिएगा बेटा, ये पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का पेपर है आपका, और इस 100 मार्क्स के पेपर में टोटल जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं ना बेटा, ये टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ना है। आई अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट कि अब आपका बिजनेस लॉ का पेपर 100 नंबर का हो चुका है, और इस 100 नंबर में टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और ये पेपर काफी लेंदी पेपर है बेटा, मैं इस पेपर को समंदर कहता हूं, समंदर है ये, काफी ज्यादा लेंदी। हद तो तब हो गई जब ओल्ड सिलेबस हुआ करता था तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का केवल जनरल प्रिंसिपल वाला पार्ट आपके सिलेबस में हुआ करता था, केवल जनरल प्रिंसिपल। लेकिन याद रखिएगा सिलेबस चेंज हुआ तो जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सीए इंटर वाले बच्चों को पढ़ना था वो भी अब आपके फाउंडेशन के सिलेबस का पार्ट बन गया है। यही नहीं, इंटर में पहले एक पेपर पढ़ना, एक चैप्टर पढ़ना पड़ता था बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उन्होंने क्या किया, इंटर से उस पूरे के पूरे चैप्टर को हटा के फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया। तो आपका जो पेपर लॉ का ऑलरेडी लेंदी था, मैं बोलूंगा ऑलरेडी एक तरीके का नदी और दरिया था, अब वो समंदर बन चुका है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो ये टोटल 7 चैप्टर है बेटा। 7 चैप्टर में चैप्टर क्या क्या है, किस वेटेज को रखता है, एक बार आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है बेटा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहला चैप्टर है बेटा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और मैं इसको कहता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। लॉ क्या है, कितने तरीके का होता है, हमारे देश में लॉ की रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी है, मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, हमारी देश की जितनी भी एजेंसीज है ना, उन एजेंसीज के बारे में एक चैप्टर बना दिया गया, जिस चैप्टर का नाम रखा गया इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फ्रेंकली स्पीकिंग बेटा, फ्रेंकली स्पीकिंग कि आपके एग्जामिनेशन वेटेज की बात की जाए तो इस चैप्टर का वेटेज बेटा 5 से लेकर 10 नंबर के आसपास रहने वाला है। क्या ये बात क्लियर है क्या? 10 नंबर से ज्यादा कवरेज इस चैप्टर से नहीं देखने को मिलेगा, ये जहां तक मेरा अंदाजा है। इसके बाद मैं बोलूंगा बादशाह और पूरे के पूरे लॉ का मैं बोलूंगा सरताज, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये दूसरे नंबर पे आपको जो चैप्टर पढ़ना है बेटा, ये चैप्टर पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और ये सबसे लेंदी चैप्टर है आपके सिलेबस का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेटा 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा बेटा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमिनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और अब तुम्हारे सिलेबस में ना कि सिर्फ जनरल बल्कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 जनरल प्रिंसिपल, और सेक्शन नंबर 124 से लेकर 238 स्पेशल पोर्शन, ये दोनों आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये आपका, ये इसका एग्जामिनेशन वेटेज की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है बेटा कि इसकी एग्जामिनेशन वेटेज मिनिमम बेटा 20 नंबर, मिनिमम 20 नंबर, मैक्सिमम 30 नंबर की कवरेज हो सकती है। याद रखिएगा ये सबसे लेंदी पोर्शन है। इसके बाद आता बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बायर और सेलर के बीच के रिलेशनशिप को अपन डिस्कस करेंगे, और ये पुराने सिलेबस का भी पार्ट था, नए सिलेबस का भी पार्ट है। इसका एग्जामिनेशन वेटेज बेटा 10 से 15 नंबर का रहने वाला है, 10 से 15 नंबर से ज्यादा इसकी वेटेज नहीं बनेगी। सिमिलरली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगेन मैं बोलूंगा बेटा कि 15 से 10 से 15 या 20 मैक्सिमम वेटेज होगा, अर्थात इसका भी वेटेज बेटा 10 से 15 नंबर। आपने देखा होगा हमारे देश में जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर और किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए वेंचर अंडरटेकिंग को बिजनेस कैरी करते हैं बेटा, उसी का नाम है पार्टनरशिप। मैं रिपीट करता हूं, बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who basically doing business for a profits. Business is carried by all और एनी वन ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बोला, डेफिनेशन ये सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है। मैं इन सब चीजों के बारे में भी बात नहीं करूंगा, सिर्फ चैप्टर चल रहा है, चैप्टर के बारे में समझिए। अर्थात 2 या 2 से ज्यादा लोग जब भी हमारे देश में किसी पर्टिकुलर बिजनेस अंडरटेकिंग को कैरी करेंगे तो बेटा वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, और उसी पार्टनरशिप बिजनेस को रिलेट और रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लाया गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसके बाद बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का छोटा भाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, मैं बोलूंगा एक छोटा सा चैप्टर है बेटा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरह, और इसका भी एग्जामिनेशन वेटेज ना 5 से लेकर बेटा 10 नंबर का रहेगा आपके फॉर एग्जाम के लिए।
इसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 मैं बोलूंगा कि आने वाले तूफान के पहले एक छोटा सा इंडिकेटर होता है बेटा, ये कंपनीज एक्ट 2013। सीए इंटरमीडिएट में जब आप आओगे तो कंपनीज एक्ट 2013 एक फुल फ्लेज आपको पेपर देखने को मिलेगा, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज के नाम से। तो वो कंपनीज एक्ट 2013 जब आप सीए इंटरमीडिएट में आओगे तो डिटेल पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तुम्हारे सिलेबस का पार्ट होगा। लेकिन फाउंडेशन में उन्होंने बहुत बेसिक पोर्शन ऑफ कंपनीज एक्ट को तुम्हारे सिलेबस का पार्ट बना दिया है। कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी कितने तरीके की होती है, एमओए, एओए, शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये सब चीजें, प्रोमोटर का डेफिनेशन, ये सब चीज तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल प्लस बेटा डॉक्ट्रीन, दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायरस, ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। और यहां से बेटा मैं बोलूंगा ना एग्जामिनेशन वेटेज, मैं कोई गुरेज नहीं कर रहा इस बात को बोलने में कि बेटा 15 से लेकर 30 नंबर का वेटेज कम से कम कंपनीज एक्ट 2013 का आपके एग्जाम में आने वाला है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आपने चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, आपने हुंडी के बारे में सुना होगा। हमारे देश का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल नेचर का हो, उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला कानून जो होता है ना बेटा, वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है। और ये जो एग्जामिनेशन वेटेज रखेगा, वो एग्जामिनेशन वेटेज रखेगा बेटा 10 से लेकर 15 नंबर का, ये आपका एग्जामिनेशन वेटेज है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस है बेटा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि लॉ का सिलेबस एक समंदर है, सारे सिलेबस को एक तरफ करो, लॉ को एक तरफ करो, फिर भी बेटा लॉ का पेपर भारी पड़ेगा। ये मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा, आपका अगर कोई रिलेटिव या आपके जान पहचान में कोई अगर इस कोर्स को परस्यू कर रहा है, आप उससे ईमानदारी से पूछना, वो आपको ये बातें बताएगा। सबसे ज्यादा फेल होने का खतरा याद रखिएगा बेटा लॉ के पेपर में होता है। और लेट मी फर्स्ट कन्फेस दिस, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरे साथ आप लोग इस बात को प्रॉमिस करना कि बेटा याद रखिएगा लॉ के पेपर में फेल नहीं होने दूंगा। आई अगेन रिपीट दिस स्टेटमेंट, योर पेपर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे से लेक्चर लेता हुआ एक भी बच्चा लॉ के पेपर में फेल होता है, मैं पब्लिकली इस बात को कन्फेस कर रहा हूं कि वो बच्चा फेल नहीं हो रहा, वो मैं फेल हो रहा हूं। आई अगेन रिपीट दिस स्टेटमेंट, वो बच्चा फेल नहीं हो रहा, वो मैं फेल हो रहा हूं। तो आप लोग सिर्फ हमारे द्वारा दिए गए डायरेक्शन पे बेटा आगे बढ़ते चलो, आपकी डेडिकेशन और सिंसियरिटी, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम आपसे सिर्फ आपका समय मांग रहे हैं। ओनली वी डिमांड्स योर टाइम, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। आप हमें अपना समय दो, आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून भी मत दो, तुम मुझे अपना समय दो, अपना केयर दो, अपना प्यार दो, दैट्स इट। हम आपको आजादी ना देकर आपका रिजल्ट देंगे, क्योंकि आजादी देना हमारा काम नहीं बेटा, ये सरकार का काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है ये। क्योंकि लॉ का टीचर हूं, लीगली बात करूंगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो आप अपनी डेडिकेशन और सिंसियरिटी दीजिए। योर लॉ पेपर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आई एश्योर कि यूट्यूब कम्युनिटी की जितनी भी लेक्चर्स आपने देखे होंगे, उन सबसे डिटेल और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ बेटा मैं आपको दूंगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपको पहली क्लास के ही दिन। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस का पार्ट है बेटा, और इसका एग्जामिनेशन वेटेज मैंने डिस्कस कर लिया। अब रहा सवाल कि सर इस पूरे के पूरे चैप्टर को आप किस तरीके से लेकर आगे बढ़ने वाले हो। क्या आप एग्जैक्टली एज पर आईसीआई मॉड्यूल चलोगे या फिर आप अपने हिसाब से इसको लेकर चलोगे? तो बेटा मैं बोलूंगा कि मैं इसको ना अपने हिसाब से लेकर चलता हूं, और मैं जैसे आपको लेकर आगे बढ़ूंगा, आप लोग बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही तैयारी भी करिएगा। तो याद रखना, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शुरू करूंगा बेटा कंपनीज एक्ट 2013। उसके पीछे रीजन है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये मोस्ट हायर और मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा लेंदी पोर्शन भी है आपके सिलेबस का। तो सबसे पहले हम इसी को उठाएंगे। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज एक्ट कंप्लीट हो गया ना, मैं चुनौती देता हूं बेटा, लगभग 40 से 45 नंबर का पेपर केवल यहीं से बनेगा, इन्हीं दो चैप्टर से बनेगा। मैं इस बात को बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। तो सबसे पहले अपन कंपनीज एक्ट 2013 करेंगे, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुरू कर दूंगा क्योंकि नया चैप्टर है, और अगर तुम बोलोगे तो मैं दूसरे नंबर पे बेटा आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शुरू करूंगा। व्हाटएवर यू डिसाइडेड, मैं आप लोगों से पूछ लूंगा। लेकिन पहले नंबर पे कंपनी से, दूसरे नंबर पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया तो तीसरे नंबर पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुरू करूंगा, फिर चौथे नंबर पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट शुरू करूंगा, फिर पांचवें नंबर पे बेटा पार्टनरशिप, छठे नंबर पे एलएलपी, और उसके बाद सातवें नंबर पे ये छोटा सा चैप्टर जिसको बेटा हम चार्टा मार के निकाल देंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या रहने वाला है बोलो बेटा? रोड मैप रहने वाला है। आर यू श्योर? तो यहां पर हम लोगों ने पहला टारगेट बेटा पूरा किया, दैट इज हम लोगों ने रोड मैप डिस्कस कर लिया, रोड मैप डिस्कस किया। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब सवाल है कि सर आप जब से आए हो और बोले जा रहे हो लेकिन आपने अपने बारे में तो बताया नहीं,
जनरली हमने देखा है कि कोई भी टीचर आता है पहली क्लास के दिन अपने बारे में बताता है, उसके बाद अपनी क्लास को कैरी ऑन करता है। तो बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि मैं अपने बारे में बताने में कम बिलीव करता हूं। आप मेरे साथ अगर 1 महीना 1.5 महीने क्लास ले लोगे तो आप मेरे बारे में ज्यादा जान जाओगे। बट फिर भी आप लोग आए हो और आपको मेरे बारे में बताना जरूरी है, तो मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम बेटा CS प्रकाश पांडे है, और क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, तो बेटा आप लोग अगर पढ़े लिखे बच्चे हो और पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाना है तो मेरा भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। बाय क्वालिफिकेशन बेटा मैं MCOM, कंपनी सेक्रेटरी, LLB, LLM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेटा ये 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है। IPR, आपने ट्रेडमार्क कॉपीराइट का नाम सुना होगा उसमें। और अभी मेरा फिलहाल PhD इन कॉर्पोरेट लॉ चल रहा है बेटा, तो मैं इसको स्टार बना देता हूं। रीजन बिंग ये PhD का मेरा कोर्स चल रहा है। हमारे देश में कानून की बेटा ये आखिरी पढ़ाई होती है, और PhD का मेरा जो कोर करिकुलम है, जो मेरा रिसर्च एरिया है, वो बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 है, दैट इज मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। एक आपको इंटर में मैं हल्का फुल्का रेफरेंस दूंगा, फोर्स वर्सेस हार्बोटल रूल, फोर्स वर्सेस हार्बोटल, दैट इज मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। उसी में मेरा PhD चल रहा है बेटा। तो जब ये कंप्लीट होगा मैं आप लोगों से ये खुशी शेयर करूंगा और आप लोगों को भी इस खुशी का पार्ट बनाऊंगा। मैं यहां पर CS ये मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बेटा, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। लेकिन एजुकेशनल टीचर होने के लिए बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा एक और चीज की जरूरत होती है, दैट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो बेटा आपके सामने 28 ईयर्स का यंग एंड इनोसेंट बंदा खड़ा है, और मेरी उम्र 28 साल की हुई, और मैं बेटा लगभग 6 साल से बेटा मैंने CA, CS और CMA के स्टूडेंट को बेटा फाउंडेशन लेवल पे लॉ, इंटर लेवल पे बेटा लॉ एंड ऑडिट्स का पेपर टेक केयर करता हूं। हालांकि 2019 यानी कोविड के ठीक पहले बेटा मैंने CA फाइनल लेवल पे भी लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो माय मेन कोर एरिया इज बेसिकली क्या बोलो बेटा, लॉ एंड ऑडिट्स। आई अगेन रिपीट, लॉ एंड ऑडिट्स को पिछले 6-7 सालों से मैं CA, CS और CMA के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अगर मेरे बारे में इसके अलावा आप और भी कुछ ज्यादा जानना चाहते हो, गूगल पे या यूट्यूब पे मेरा नाम डालना CS प्रकाश पांडे, आपको मेरे बारे में और भी कुछ लेक्चर्स और बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में बेटा, क्योंकि बाकी चीजें आप धीरे धीरे मेरे से खुद ही सीख जाओगे जब आप मेरे साथ लेक्चर लेना शुरू करोगे, आप मेरे से क्लास लेना शुरू करोगे। तो मैं ज्यादा भी ना बोलते हुए आई विल फोकस ऑन द कंटेंट रेदर देन ओनली ए स्पीकिंग मोड। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब यहां पर आते हैं हम तीसरे वाले टारगेट पे, और तीसरा टारगेट जो है बेटा वो है अबाउट CA कोर्स। तो मेरा मानना है, इस पे मैं कुछ बातें आप लोगों से जनरली डिस्कस करना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, जहां तक रहा CA कोर्स के बारे में, तो आप सारे बच्चों को पता है कि जब आप 12th क्वालिफाई किए थे, तो आप जब 9th, 10th, 11th, 12th कर रहे थे ना बेटा, दैट वाज एकेडमिक कोर्स, उसको एकेडमिक कोर्स कहा जाता था। लेकिन अब आप एकेडमिक कोर्स में नहीं हो, अब आप प्रोफेशनल कोर्स में हो। जानते हो बेटा, बहुत कम बच्चों को यह बात पता होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक कोर्स एंड द प्रोफेशनल कोर्स। ये भी नहीं पता होता। आप कभी शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ये सब नॉलेज, वो नहीं बता पाएगा आपको। मैं ना आपको एकेडमिक कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स में एक थीन लाइन का डिफरेंस बताता हूं। याद रखिएगा बेटा, हमारे देश में जितनी भी एकेडमिक कोर्स होती है ना, वो किसी ना किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से किया जाता है। आई अगेन रिपीट, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया जाता है। एक कॉलेज होता है बेटा, उस कॉलेज के ऊपर यूनिवर्सिटी होती है, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, और उस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऊपर मिनिस्ट्री होती है। जैसे आप BBA कोर्स को ले लो, BTech कोर्स को ले लो, कॉलेज हुआ बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली का मान लो हंसराज कॉलेज, उसके बाद बेटा उसकी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और उसके ऊपर बेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्स होता है बेटा, लाइक CA, CS और CMA, याद रखिएगा, इस प्रोफेशनल कोर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कॉलेज नहीं होता, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, कोई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी नहीं होता। इसको रेगुलेट करने के लिए बेटा डायरेक्टली प्रोफेशनल बॉडी ऑफ पार्लियामेंट, मैं रिपीट करता हूं, प्रोफेशनल बॉडी ऑफ पार्लियामेंट सेट किया जाता है। अर्थात हमारे देश के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक कानून बनता है, जिस कानून के थ्रू एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की जाती है, और दैट इंस्टीट्यूट वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट एंड मैनेज द कोर्स करिकुलम ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज। तो आप अगर आप बात करोगे CA, CS और CMA की, तो CA, CS और CMA के लिए बकायदा प्रोफेशनल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज अ पार्लियामेंट से एक एक्ट बनाया गया है। वो एक्ट बेटा आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 फॉर द ICAI,
अंडर अ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और उसके बाद आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट 1959 फॉर ICMAI। तो आप देखोगे ये तीनों जो बॉडी है ना, इन बॉडी को बकायदा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए एक्ट से स्टैब्लिश किया गया है, और इनके ऊपर कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं, ये तीनों डायरेक्टली रेगुलेट किए जाते हैं बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। तो आप जिस कोर्स में हो उस कोर्स के आप एक तरीके से मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स को देखो, आप उसकी महत्व का देखो कितना है कि एक ऐसा कोर्स जिस कोर्स को रेगुलेट करने के लिए डायरेक्टली मिनिस्ट्री है हमारे सामने, डायरेक्टली मिनिस्ट्री डायरेक्ट रेगुलेट करती है इस कोर्स को। तो इस कोर्स के बारे में क्या ही बोला जाए, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मैं बोलूंगा कि हमारा मंदिर है ये, और इस मंदिर के हम पुजारी हैं। हमारा टारगेट है एक दिन इस पूरे के पूरे मंदिर को बेटा एक ऐसी जगह पे लेकर जाना जहां पे हम और अपने परिवार और अपने इंस्टीट्यूट, अपने ट्यूटर, अपने एडुकेटर, अपनी फैमिली प्लस एवरीवन, हम सबको प्राउड फील करवा सके। ये हमारा विजन और मिशन है बेटा, याद रखिएगा इस कोर्स का। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो एक प्रोफेशनल बॉडी है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए स्पेशल एक्ट के थ्रू इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, और यही चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स को रेगुलेट करती है। जानते हो बेटा, आफ्टर बेसिकली विल क्वालिफाई फॉर सीए, जब आप सीए बन जाओगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। मैं कितनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूं, मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को ना मेनली 3 पार्ट में बेटा डिवाइड कर देता हूं। ये मेरा तरीका है बच्चों को स्कोप बताने का। सबसे पहला है बेटा एम्प्लॉयमेंट। आप जब सीए क्वालिफाई कर जाओगे तो आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो, और एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एज अ चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर आप बन सकते हो किसी भी कंपनी का। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं कंपनियों में, तो इसे कहा जाता है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो, या फिर एज अ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। याद रखिएगा बेटा, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे लॉयर प्रैक्टिस करता है, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करता है, इंटीरियर डिजाइनर प्रैक्टिस करता है, याद रखिएगा वैसे एक आर्टिस्ट प्रैक्टिस करता है इंडिपेंडेंट। सिमिलरली बेटा याद रखिएगा तुम लोग भी एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। और स्टैट्यूटरी ऑडिट, एवरी कंपनी इज मैंडेटरी टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट। हमारे देश में जितनी भी कंपनी है उन सारी कंपनी को बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी बेसिस पर करना होता है, चाहे आपका टर्नओवर, चाहे आपका प्रॉफिट्स जीरो क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट आपको सालाना बेसिस पर करना होता है कंप्लीट। दैट कैन बी कंडक्टेड ओनली बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी इन प्रैक्टिस, तो आपके पास प्रैक्टिसिंग नंबर भी होना चाहिए। तो आप इसकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तीसरा मैं बोलता हूं कॉमन, और इस कॉमन में बेटा मैं कितना बोलूं, थक जाओगे आप नाम सुनते सुनते। इस कॉमन स्कोप में आप एज अ ट्यूटर, एडुकेटर, आप एक टीचर बन सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, अपने पेपर के एक्सपर्ट हो बेटा। मेरा मानना है कि पूरे वर्ल्ड में, आई एम नॉट सेइंग ओनली इन इंडिया, आई एम सेइंग इन द वर्ल्ड, टैक्स, फाइनेंस और अकाउंट्स की जहां तक बात हो, इवन बेटा लॉ की जहां तक बात हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पीछा करने वाला कोई नहीं है। कोई और कोर्स हो ही नहीं सकता जो इनको इन एरिया में पीछे छोड़ दे। तो आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, आप ट्यूटर बन सकते हो, एडुकेटर बन सकते हो। इसके अलावा आप बेटा एज अ एडवोकेट, तो आप एक तो एडुकेटर बन सकते हो, दूसरा बेटा एज अ एडवोकेट आप जितने भी बेटा क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है ना, आप अपने क्लाइंट को वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो बेटा, एक होती है जुडिशियल बॉडी, कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और एक होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी, कोर्ट के जैसा लेकिन उसको ट्रिब्यूनल कह दिया जाता है। जैसे कंपनी लॉ का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाता है। हमारे देश में जितने भी साइबर क्राइम्स होती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंस होता है, वो साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल में जाता है। ऐसे ही हमारे देश में जितने भी मोनोपोली वगैरह से रिलेटेड मामले होते हैं, कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं। इनकम टैक्स का मामला इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं। जहां भी वर्ड आ गया ना ट्रिब्यूनल, आप समझ जाना बेटा ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है। बोले एक बार उसे, क्वासी जुडिशियल बॉडी। और इस क्वासी जुडिशियल बॉडी में चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑथोराइज्ड टू एक्ट एंड रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ जज। इन फ्रंट ऑफ जज बेसिकली वहां पे जज ना होकर प्रेसिडेंट और चेयरमैन होते हैं, लेकिन मैं जज वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि बेटा ये जज एक फेमस वर्ड होता है किसी भी कोर्ट में। तो आप वहां पर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ बेटा आप फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम कर सकते हो, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो। याद रखिएगा इसके अलावा भी आप बहुत सारे, यू कैन एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन योर क्लाइंट एंड द गवर्नमेंट। याद रखना हमारे देश में जितने भी बिजनेस टाइप्स और बिजनेस सेटअप्स होती हैं, जितने भी स्टार्टअप्स होती हैं, वहां पे सरकार और उस बिजनेसमैन के बीच में एक दूसरे को रिप्रेजेंट और गैप को मेंटेन करने वाला बंदा बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी वेज। मैं एक ही बात बच्चों को हमेशा समझाता हूं कि देखो बेटा, आप लोग जब 12th पास किए थे ना तो आपके पास 2 ऑप्शन थे। मैं इसको एक बार यहां लिख के दिखाता हूं। जब आप 12th पास किए थे ना तो आपके पास 2 रास्ते थे बेटा। पहला रास्ता कि आप अपनी जवानी खराब करके बुढ़ापे को ठीक कर लो, और दूसरा रास्ता कि आप अपनी जवानी ठीक कर लो, बुढ़ापा खराब कर लो।
मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि जब आप इस कोर्स में आए हो ना बेटा, तो जवानी खराब करना इन द सेंस वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, जवानी खराब करना इन द सेंस कि आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। और इससे मजा और क्या हो सकता है बेटा कि हम पढ़ने की उम्र में पढ़ रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंजॉयमेंट कुछ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो आपका दोस्त जो कॉलेज ज्वाइन किया, देखना बेटा सुबह 9 बजे बैग लेके निकल जाता होगा, 2-2:30 बजे घर आ जाता होगा, पूरे दिन इंस्टा पे इधर उधर, जब वो मजे ले रहा होगा तब आप क्लास में बैठ के लॉ, मैथ्स, अकाउंट्स, इको ये सब पढ़ रहे होंगे। और आपको लगता होगा कि यार मेरा दोस्त कितना आसानी जिंदगी जी रहा है ना, कितने मजे कर रहा है ना, मैं तो लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहा। याद रखिएगा, आप जवानी खराब कर रहे हो एजुकेशन में। ये खराब नहीं, आप बेसिकली बुढ़ापे को ठीक कर रहे हो। और ये सामने वाला बंदा ये बेसिकली बेटा उस बुढ़ापे को खराब कर रहा है अपनी इस जवानी को ठीक करके। तो इसमें क्रिटिसिज्म का सवाल हो सकता है, आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो कि नहीं सर ये वर्ड थोड़ा सही नहीं है, लेकिन मेरा बच्चों को समझाने का ये तरीका है कि आप एक ऐसे कोर्स में हो बेटा जहां पर आप थोड़ा सा, मैं बोलूंगा कि टफनेस और टेक्निकलिटी फील करोगे, बट यू विल बेसिकली सिक्योर योर लाइफ इन अ फ्यूचर वे। बेसिकली आप अपनी लाइफ को बेटा सिक्योर कर रहे हो। तो मैं इसके स्कोप को जितना डिस्कस करूं उतना ही शायद कम होगा, शायद कम होगा। इसीलिए इस कोर्स की खूबसूरती अगर किसी दिन आपको बात करनी हो तो मैं किसी और दिन लेक्चर लेकर आऊंगा, और मैं पॉइंट वाइज, सेक्शन वाइज, कि अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है तो कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन में है, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एम्प्लॉयमेंट होगा तो आखिर कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन में ये बात लिखी गई है, अगर आप मीडिएटर के तौर पर काम करोगे तो सेबी के कौन से गाइडलाइंस में बोला गया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है किसी लिस्टेड कंपनी का। ये सारी बातें मैं सेक्शन वाइज भी आपसे डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक अलग से लेक्चर रखना होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो हमारा यहां पर बेटा अगर टारगेट की बात की जाए तो रोड मैप मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया। इस रोड मैप के साथ बेटा हमारा जो दूसरा टारगेट था वो टारगेट था अबाउट मी का, वो भी मैंने आपसे क्लियर कर लिया। इसके बाद बेटा सीए कोर्स के बारे में हल्का फुल्का मैंने बता दिया। लॉ के पेपर के बारे में अभी मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा, अभी स्ट्रेटजी है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी आपको बताना रह गया था, विद्यासल एकेडमी। जिस चैनल से बेटा आप ये लेक्चर ले रहे हो उस एकेडमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी किसी और दिन हम इस एकेडमी के बारे में आपको बताएंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं। विद्यासल एकेडमी इज अ वेल नोन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटायर इंडिया who basically conduct a course of professional relating to CA, CS and CMA, जिसमें बेटा मैं लॉ का फैकल्टी हूं। और मैं एक ही बात आप लोगों को बोलूंगा कि हमारा एक ही मिशन, विजन, मैं बोलूंगा गोल्स या ऑब्जेक्टिव, हालांकि चारों में फर्क होता है बेटा, विजन, मिशन, गोल और ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि जो कुछ भी आप बोलिए, विजन बोलिए, मिशन बोलिए, गोल्स बोलिए, ऑब्जेक्टिव बोलिए, हमारा एक ही है। हम अपने देश के हर एक युवा को तलवार नहीं कलम की ताकत दे सके, दैट वॉज आवर सोलो मोटो। ये हमारा मात्र एक ऑब्जेक्टिव है और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तलवार की नहीं, कलम की ताकत आपके हाथ में आ सके। इट वॉज आवर सोलो मोटो जिसके लिए हम एग्जिस्ट करते हैं। और हमारी हर एक फैकल्टी आपके साथ हर वो चीज कर जाने के लिए मैं बोलूंगा तैयार है जो आप हमसे उम्मीद करते हैं। एंड आई स्पीक दिस स्टेटमेंट इमोशनली। मैं इमोशनली ये बात बोलता हूं कि वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। आप जो भी हमसे एक्सपेक्ट करोगे हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे। आप हमें बोलते चलिए, आप हमें हक से अपनी डिमांड रखिए, मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम उसको पूरा करेंगे, मैं उसको पूरा करवाऊंगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? बदले में मैंने एक ही चीज बोला, ओनली वी नीड योर डेडिकेशन, सिंसियरिटी एंड द केयर, दैट्स इट। ये सब दोगे, प्यार अपने आप दे दोगे बेटा, उसकी मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां पर समय होते जा रहा है धीरे धीरे, मैं एक बार आप लोगों से लॉ पेपर के स्ट्रैटेजी के बारे में बेटा बात कर लेता हूं। लॉ पेपर की स्ट्रैटेजी। सर ये जो पेपर है, हमने भी सुना है कि ये पेपर काफी ज्यादा फेल करने वाला पेपर है। सर आपकी ये स्ट्रैटेजी क्या होगी? हम कैसे इस पूरे के पूरे पेपर को गो थ्रू करेंगे और हम कैसे अपनी पास होने वाले राह को आसान कर सकते हैं? तो देखो बेटा, लॉ पेपर स्ट्रैटेजी में ना मैं बहुत सारी बात आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला एक बात याद रखिएगा जो मैंने RRR सिस्टम बोला, रीड, रिटेन और रिप्रोड्यूस। जो बच्चा लॉ के इस 3 R पे काम कर लिया, लॉ का पेपर इतना आसान पेपर बन जाता है, आप इस पेपर से इतना ज्यादा प्यार करने लग जाओगे कि आई हैव सीन एटलीस्ट 70% चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जो आगे चल के बेटा LLB को ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत प्यारा पेपर है बेटा, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, बहुत प्यारा पेपर है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप इस 3 वर्ड को समझिए, लॉ के पेपर को बेटा बार बार रीड करिए, बार बार रीड। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, बच्चे बोलते हैं सर लॉ कैसे आता है? ऑब्जर्वेशन से आता है।
देखो बेटा, लॉ इज प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक। आप अपने आप को लॉजिक में डालो, लॉ निकल के बाहर आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो आप लोग लॉ को ना बार बार रीड करो। तुम लोग करते क्या हो कि एक बार लॉ को रीड करते हो, 3 दिन बाद वो चैप्टर उठाते हो और आपको लगता है कि मैं तो भूल गया। अरे भूलोगे भाई, 6 साल लॉ पढ़ाते हुए हो गए मुझे, और आज भी मौका मिलता है कोई ना कोई एक्ट उठा लेता हूं। मैं आपको बताऊंगा, कंपनी से 2013 की रमैया की बुक 4,500 पन्नों की बुक है ये, और मैं आज भी उसको पढ़ता हूं, और जब भी पढ़ने बैठता हूं कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। 6 साल लगभग 12 अटेम्प्ट पढ़ाए होंगे मैंने, एक चैप्टर को 12 बार पढ़ाया होगा, पढ़ना तो दूर की बात है, तब भी आज समय मिलता है तो मैं पेपर को उठा लेता हूं। और आपको लगता है कि एक बार पेपर मैंने उठाया, एक बार चैप्टर मैंने उठाया और अगली बार उठाऊं तो मुझे याद हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं कर पाओगे याद आप। तो पेपर को बेटा बार बार रीड करना सीखिए। जब पेपर आपका रीड हो जाए उसके बाद इस पेपर को बेटा रिटेन, देखिए जब रीड आप करोगे ना, ये रिटेन ऑटोमेटिक आपका होने लग जाएगा। 100% मैं बोल रहा हूं, 90% भी नहीं। जब आप पेपर बार बार रीड करोगे, बार बार रीड करोगे, बार बार ऑब्जर्व करोगे, रीड एंड ऑब्जर्व कि अच्छा ये स्टेटमेंट, ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट, ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट, ये एक्सप्लेनेशन, ऑब्जर्वेंस। जब आप बार बार रीड और ऑब्जर्व करोगे, ऑटोमेटिक बेटा आप देखोगे कि आपका पेपर रिटेन होना शुरू हो रहा है। बेटा जब पेपर रिटेन होने लग जाए ना, तो आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए, रिप्रोड्यूस। जब आप हमारे साथ फेस टू फेस या रेगुलर बैच ज्वाइन करते हो, तो वहां पर मैं बच्चों को लॉ अपनी हाथों से लिखवा के पढ़ाता हूं। जो रेगुलर बच्चे इस बैच की इस लेक्चर को देख रहे होंगे, वो जरूर एक बार कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर आप रेगुलर बैच अगर आप ले रहे हो, या फिर आप फेस टू फेस अगर मेरे से क्लास ले रहे हो, तो बेटा मैं लॉ को लिख के और उसके बाद आगे लेकर चलता हूं। रीजन भी कि बच्चा एग्जाम के लिए डायरेक्ट अपनी रेडीमेड मटेरियल को तैयार कर सके और वो सिर्फ उसको रीड करे और एग्जाम देने चले जाए, क्योंकि सब कुछ रिटर्न मटेरियल तैयार है। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे सर सुनो ना, फिर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता क्या? मैंने बोला था ना, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। बेटा आप लोग के लिए मैं हैंड रिटन नोट्स भी लेकर आऊंगा, एकदम रेडीमेड मटेरियल। आपने देखा होगा, कपड़े की दुकान में जाओ, खरीदो और पहन लो। मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी विद्यासल के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। एक ऐसा हैंड रिटन नोट्स जिसको सिर्फ निकालिए, प्रिंट करिए, रीड करिए, एग्जाम देने जाइए, वो भी काम करूंगा। लेकिन उसके लिए एक सही समय आने दो बेटा, हर चीज का एक सही समय होता है, और पहले ही दिन सब कुछ डिस्कस करने से नहीं हो जाता। तो उसको ना रिप्रोड्यूस करना, आप लोगों को ना डेली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। डेली आप क्वेश्चन रीड करो, उसके आंसर को लिखो और उसके आंसर को जाके मैच करो। कैसे मैच करें सर? हमारे वेबसाइट पे आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर सब कुछ दिया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा। आप कोई क्वेश्चन एक पिक कर लो, उस क्वेश्चन के बारे में आंसर एज पर मी, आंसर एज पर मॉड्यूल, यानी एज पर आईसीआई। आप क्वेश्चन रीड करिए, उसके आंसर को उसके नीचे लिखिए और उसके बाद उस आंसर को मैच करिए ओरिजिनल कंटेंट से, जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सजेस्टेड आंसर है। आप उससे मैच करिए, आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि मैंने यहां पे कमी की, यहां पे कमी की, ये वर्ड यूज किया जा रहा है, ये टेक्निकल वर्ड मैंने मिस कर दिया है। यू हैव टू डू एंड ट्रस्ट मी बेटा, अगर आप ये काम कर रहे हो ना, आपको एक बार भी पीछे पलट के नहीं देखना है, नहीं देखना है। मैं इस बात को बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा हवा क्रिएट करने की कोशिश नहीं है, या नहीं कोशिश करनी चाहिए कि लॉ ये है वो है, कुछ भी नहीं है, रद्दी है। यू जस्ट हैव टू फॉलो ए स्ट्रैटेजी। यू डोंट नीड टू डू हार्ड वर्क, यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। तो ये पहली बात याद रखिएगा। दूसरा ये कि बेटा देखो, लॉ पे आप जहां से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लॉ की कंटेंट बेटा इसको ना सॉर्ट करने की कोशिश करो। मैं कॉन्सेप्ट खाने की बात नहीं कर रहा, सॉर्ट करने की बात कर रहा हूं। मतलब कंसाइज करो, डेकोरेट करो। बेयर एक्ट में लिखी गई कोई फालतू की चीज है, अवॉइड इट। जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं। बेयर एक्ट और मॉड्यूल में लिखी गई कोई फालतू, हाँ ये बात मैं मानता हूं बेटा कि बेयर एक्ट में कोई चीज फालतू नहीं लिखी गई होती, लेकिन आप ये भूलिए मत कि आप एग्जाम देने जा रहे हो। तुम कोई कोर्ट में बहस नहीं कर रहे हो जहां पे ईच एंड एवरी स्टेटमेंट यू नीड टू पुट फॉरवर्ड बिहाइंड द जज। आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उसको नोट करिए, एक सेपरेट नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स तैयार करिए, ताकि जब आप उसको याद करने बैठो, रिटेन करने बैठो, तो आप पूरा मॉड्यूल, क्योंकि पूरा मॉड्यूल आपको क्या बेटा इंस्टीट्यूट को याद नहीं, बोर्ड ऑफ स्टडी में जितने लोग हैं जिन्होंने ये बुक ड्राफ्ट किया होगा उनको भी याद नहीं है। मेरी बुक बेटा, ये आपको बुक में टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। ये बुक्स है जो बुक्स मैं आपको देता हूं, या मेरी लिखी गई बुक्स है ये। आप मुझसे पूछोगे पूरी लाइन बाय लाइन मुझे नहीं याद है,
किसी को लाइन बाय लाइन नहीं याद होता बेटा कि हाथ रख दो सर, बोलो क्या लिखा है आपने, नहीं बता पाऊंगा मैंने क्या लिखा है। इसका अपना एक टोन होता है, अपना एक कंटेंट होता है। आप उस टोन को पकड़िए, आप उस बुक की लिखी गई लाइन को कभी टच मत करिए, वो आपसे नहीं याद होगा, दुनिया में किसी से याद नहीं होता। टोन, लॉ का एक अपना प्रोफेशनल टोन होता है, उस टोन को पकड़िए। लॉ के आप प्रोफेशनल कंटेंट और उसके जो वर्ड्स हैं आप उसको ध्यान दीजिए। तो बेटा याद रखिएगा, कंटेंट को ना आप शॉर्ट और कंसाइज और डेकोरेट करना सीखो। लॉ जितना जल्दी, जितना ज्यादा कंसाइज और डेकोरेट होगा उतना जल्दी आपको याद होगा, उतना कम परेशान आपको करेगा। तो ये पहली बात, ये दूसरी बात। तीसरा बेटा सेल्फ नोट्स, ये आप प्रिपेयर करो। सर मैं नहीं प्रिपेयर करूंगा, कोई बात नहीं, प्रोवाइडेड बाय मी, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। खुद के हाथों से लिखा हुआ शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन इस लेक्चर के बाद। इस लेक्चर के बाद मतलब क्या, हमारा लेक्चर जब 1-1.5 महीना चल जाएगा तो मैं बीच में विद्यासल के टेलीग्राम चैनल पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, प्योर फॉर योर एग्जाम, दैट्स इट। चौथा बेटा, जितना ज्यादा केस स्टडी हो सके और जितना ज्यादा एग्जाम्पल हो सके उसको किया जाता है। कम से कम मैंने 100 बच्चों को देखा है आउट ऑफ 200 या आउट ऑफ 150 जो बच्चे केस स्टडी से भगते हैं। वो लॉ को एक सिंपल इंग्लिश की तरह पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं एग्जाम देने चला जाऊं, एवरीथिंग विल बी डन। नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 10 एग्जाम्पल सुनिए, और एग्जाम्पल फालतू नहीं बेटा कि राम ने श्याम को, मोहन ने सीता को, सीता ने गीता को, नहीं। आप प्योर ऑथेंटिकेट एग्जाम्पल सुनिए। आप केस स्टडी है, केस स्टडी उठाइए जितना ज्यादा हो सके, प्रोफेशनल एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इन योर एग्जाम। आप उसको नोट करो, उसको पढ़ो, केस स्टडी को बार बार डिस्कस करो, नए नए केस स्टडी को उठाओ। जितना ज्यादा केस स्टडी, जितना ज्यादा एग्जाम्पल, उतना ही लॉ आपके हाथ में आएगा। इस बात को बेटा आप लोग हमेशा जीवन भर के लिए याद रखना। और एक लास्ट पांचवा ये है बेटा, मैं ये बात बोलता हूं, आप बोल सकते हो कि सर थोड़ा बायस्ड होके बोल रहे हैं, लेकिन मैं हर बैच में ये बात बोलता हूं तो आपको भी ये बात बोलना चाहूंगा, जरूर ये बोलना चाहूंगा कि बेटा अगर आप 6 घंटे की स्टडी टाइम डिवोट कर रहे हो आउट ऑफ योर इंस्टीट्यूट एंड द कोचिंग क्लासेस, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप कितने घंटे कितना दो, लेकिन इस 6 घंटे में बेटा आप कम से कम 2 घंटा सिर्फ लॉ के लिए दो। अब आप इसको लेकर बोल सकते हो कि सर आप बायस्ड हो रहे हो। मैं बायस्ड नहीं हो रहा बेटा, आपको ये बात खुद समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं बेटा कि कम से कम आप अपने 100% स्टडी टाइम में से, मैं बोलूंगा 40% टाइम बेटा, लगभग 40%, मिनिमम 40% टाइम आप सिर्फ लॉ के पेपर के लिए दीजिए। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है और ये मैंडेटरी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन 5 चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे, योर लॉ पेपर बिकम्स वेरी 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 इजी। बाकी जो कमी रहेगी उस कमी को पूरा करने के लिए मैं यहां पर बैठा हूं। मैंने जैसा कि एश्योरेंस आपको दिया था, मैंने जैसा कि आपको गारंटी दिया था, उस गारंटी में मैं लास्ट तक आपके साथ रहूंगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, लास्ट तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो ये पूरा का पूरा मैं एक तरीके से बोलूंगा कि मेरी पूरी स्ट्रैटेजी और मेरा पूरा का पूरा टारगेट जो था, वो टारगेट बेटा आज की क्लास का खत्म हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? बट क्योंकि आप लोग आए हुए हो तो मैं आपके साथ क्यों ना कुछ छोटी मोटी बातें और कर लेता हूं रिलेटिंग टू योर चैप्टर, दैट चैप्टर जो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, दैट इज अ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो बेटा फाइनली इन सारे डिस्कशन के बाद एज पर प्लान हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, और सबसे पहला चैप्टर बेटा हमारा जो है वो है कंपनीज एक्ट 2013। ये चैप्टर ना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, बल्कि ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फॉर योर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा याद रखिएगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को अगर ये चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं है तो याद रखिएगा दिस प्रोफेशनल कोर्स मींस नथिंग, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 को फाइनली बेटा शुरू करते हैं फॉर योर एग्जाम पैटर्न। ऑलरेडी मैंने मार्किंग स्कीम बता ही दिया है, तो आइए आंख बंद करके शुरू करते हैं बेटा इस चैप्टर को। फाइनली आंख बंद करके का मतलब ये हुआ कि बेटा 100% रिटेंशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू, रिटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं।
तो कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर बेटा 2-3 बातें हैं जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद बेटा ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखो बाला, कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश के सारे कंपनियों के ऊपर अप्लाई होता है। एकदम बेसिक तरीके से अगर मैं शुरुआत करूं तो कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश के सारे कंपनियों पे अप्लाई होता है। और बेटा जब भी मैं वर्ड बोलूं तो कंपनी, तो इस कंपनी में बेटा याद रखिएगा बैंकिंग कंपनी भी आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी आती है, याद रखिएगा बेटा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी आता है, याद रखिएगा बेटा स्टैट्यूटरी कंपनी का नाम आपने सुना होगा जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया जाता है, तो याद रखिएगा बेटा स्टैट्यूटरी कंपनी पे भी अप्लाई होता है। इन सब लोगों पे भी अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन याद रखना बेटा इन सबके रेस्पेक्टिव एक्ट भी होते हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है, सिमिलरली बेटा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, स्टैट्यूटरी कंपनी, इन सब के लिए रेस्पेक्टिव एक्ट भी हैं। तो याद रखिएगा इफ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन रेस्पेक्टिव एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट 2013 तो रेस्पेक्टिव लॉ शैल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट 2013। क्या ये बात क्लियर है ना? अर्थात कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश के सारे कंपनियों के ऊपर अप्लाई होने वाला कानून है जो कंपनियों के सारे प्रोविजन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या याद रखिएगा बेटा कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर कुछ और भी बेसिक बातें सुनिए। अभी मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया बेटा, जब मैं आपके साथ चैप्टर शुरू करूंगा तो प्रॉपर हैंडरिटन नोट्स में आपको यहां पे दिखाऊंगा और यहां से बेटा अपन चैप्टर शुरू करेंगे। आपके मॉड्यूल से ज्यादा डिटेल में मैं आपको ये चैप्टर इस हैंडरिटन नोट्स के थ्रू कराऊंगा और ये हैंडरिटन नोट्स आपको विद्यास्थल के एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। डन करेगा? ये जो हैंडरिटन नोट्स है बेटा, ये हैंडरिटन नोट्स तैयार किया गया है प्योरली एज पर योर एग्जाम एंड प्योरली एज पर योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। याद रखना बेटा आपका कॉन्सेप्ट नॉलेज कॉम्प्रोमाइज ना हो और एग्जामिनेशन लेवल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए बेटा ये हैंडरिटन नोट्स तैयार किया गया है। तो आपके मॉड्यूल और प्लस एक्स्ट्रा कंटेंट दोनों आपको इस हैंडरिटन नोट्स में दिख जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो आइए शुरू करते हैं और मेरी बात ध्यान से सुनिए। कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर कुछ और भी बातें। देखो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 जब हमारे देश में नहीं था ना, तो उस सिचुएशन में हमारे देश के ऊपर सारी कंपनियों के ऊपर अप्लाई होने वाला जो कानून था उस कानून का नाम था बेटा कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 को कंप्लीटली बेटा 29 अगस्त को खत्म कर दिया गया क्योंकि हमारे देश में 29 अगस्त 2013 को एक नया कानून लाया गया बेटा जिस कानून का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। याद रखिएगा कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके भी पहले कंपनीज एक्ट 1914 था, उसके पहले भी कंपनीज एक्ट 1882। हमारे देश में बेटा कंपनीज एक्ट 1840 एंड ऑनवर्ड्स तब से चला हुआ आ रहा है। तो कंपनीज एक्ट 1956 के बाद हमारे देश में फाइनली कंपनीज एक्ट 2013 आया जो अभी तक चला हुआ आ रहा है। तो कंपनीज एक्ट 2013 को हमारे देश में एप्लीकेबल जो किया गया वो किया गया बेटा कब बोलो? 29 अगस्त 2013। ये इसका बेटा इनेक्टमेंट डेट है। हालांकि इसका पहला सेक्शन इनफोर्स किया गया था 30 अगस्त को। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। देखो ये बात मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कितना जाने कितनी बार, और ध्यान से भी सुनिएगा कि नई कंपनीज एक्ट की क्या जरूरत आई सर। जब हमारे देश में ऑलरेडी कंपनीज एक्ट 1956 था तो सर फिर ये कंपनीज एक्ट 2013 की क्या जरूरत है? तो देखो बेटा हमारे देश में जब कंपनीज एक्ट 1956 था ना, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम थी। देखो उसमें बहुत सारे ई फॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। मैं आपको नीड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 करा रहा हूं। अभी मैंने कंपनीज एक्ट 2013 को ऑफिशियली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू नहीं किया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे देश के ऊपर जितनी भी कंपनियां हैं उन सारे कंपनी के ऊपर रेगुलेट करना, अप्लाई करना जो कानून का काम है बेसिकली वही कानून कंपनीज एक्ट 2013 है। यानी कंपनीज एक्ट 2013 is an act made by Parliament of India which regulate and control all the law and all the matters related to company in India। क्या ये बात क्लियर है क्या? हमारे देश की जितनी भी कंपनियां हैं सबको रेगुलेट, कंट्रोल और मैनेज करना कंपनीज एक्ट 2013 का काम है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले हमारे देश में कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। सवाल यह पैदा होता है कि सर जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो फिर 2013 के एक्ट की क्या जरूरत आई? तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थी बेटा। क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम थी। याद रखिएगा कंपनीज एक्ट 1956 से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कंपनीज एक्ट 2013 में मेंटेन किया गया। यहां पर ई फॉर्म्स है, बात बात में हर बात पर आपको आरओसी के पास वो फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ये सारी तमाम बातें कंपनीज एक्ट 2013 में आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम था जो कंपनीज एक्ट 2013 में हटा दिया गया। दूसरी बात बेटा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑब्वियस सी बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है मैनेज कंपनी इन अ गुड वे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस कानून में ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी प्रॉब्लम होगी। वहां पे लॉ का बेटा स्पिरिट फॉलो नहीं हो रहा होगा। वहां पर कंपनी लॉ को सिर्फ इसलिए सेटिस्फाई कर रही होगी क्योंकि उसको पेनल्टी नहीं लगवाने देना है। याद रखिएगा एक होता है लॉ इन लेटर और एक होता है लॉ इन स्पिरिट। आप लॉ को इसलिए मान रहे हो कि मेरे ऊपर पेनल्टी ना लगे, ये लॉ इन लेटर है। लेकिन आप लॉ को इसलिए मान रहे हो क्योंकि मुझे फॉलो करना है। Actually, I want to follow all the procedures of law ताकि समाज की सेवा हो सके। अगर आप इस नियत के साथ लॉ को फॉलो कर रहे हो तो इसे कहा जाता है लॉ इन स्पिरिट।
तो याद रखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज एक्ट 1956 में ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे डिस्क्लोजर नहीं थे, तो वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा बेटा, ये सारे के सारे लॉ एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस को इंश्योर करता है। नए कंपनीज एक्ट में बहुत सारे ई फॉर्म्स हैं। अब आपको बेटा कोई धोखाधड़ी की जरूरत है नहीं, कभी आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। अब आप सिस्टम पे घर बैठे और सारे के सारे ई फॉर्म्स फाइल कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ई फॉर्म्स हमारे देश में, आईएनसी, डीपीटी, एसएच, ये सब बेटा याद रखना कंपनी लॉ के फॉर्म्स हैं जो ई फॉर्म्स हैं, घर बैठे फाइल किए जाते हैं। उसके बाद बेटा ये सेल्फ डिस्क्लोजिंग को इंकरेज करता है। मतलब क्या बेटा, याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 के आ जाने के बाद आपको मजबूर किया गया कि आप हर एक इंफॉर्मेशन जाओ और जाके ऑटोमेटिक आरओसी के पास फाइल करो, अर्थात इसमें डिस्क्लोजर बढ़ गए हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप आरओसी या फिर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल कर रहे होते हो। इससे बेटा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आ गई। तुम लोग कंपनीज एक्ट 2013 में एक नए स्पेशल कोड बनाया गया बेटा। स्पेशल कोड बेसिकली सीरियस फ्रॉड को डील करने के लिए। जैसे हमारे देश में कोई भी कंपनी में कोई क्राइम होता है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, तो उसको बेटा याद रखिएगा स्पेशल कोड के थ्रू क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो ये स्पेशल कोड की व्यवस्था कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं थी, ये 2013 में आई। उसके बाद बेटा प्रोहिबिशन ऑन डायरेक्टर फॉर नॉन कैश डीलिंग विद द कंपनी। याद रखिए, नॉन कैश डीलिंग मतलब क्या, कि आप कोई भी डायरेक्टर अगर कंपनी में है तो वो डायरेक्टर अपनी कंपनी के साथ कैश डीलिंग नहीं करेगा। याद रखिएगा बेटा, नॉन कैश डीलिंग मतलब क्या हुआ कि आप एक बार में जो भी आप डीलिंग करोगे वो सिर्फ और सिर्फ कैश डीलिंग। और ये जो लास्ट पॉइंट है बेटा, ये लास्ट पॉइंट है बेसिकली क्या बोलो, प्रोहिबिशन ऑन डायरेक्टर फॉर नॉन कैश डीलिंग विद द कंपनी। मतलब कंपनी के साथ नॉन कैश डीलिंग पे डायरेक्टर को प्रोहिबिट कर दिया गया है। डन करे क्या, यानी कैश डीलिंग आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है। अब यहां पर ये बेसिकली पर्पस ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट है बेटा। याद रखना, ये वो जरूरत है जिसके कारण हमारे देश ने नई कंपनीज एक्ट को देखा। अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती तो याद रखिए हमारे देश में आज भी बेटा कंपनीज एक्ट 1956 ही चला हुआ आ रहा होता। तो यानी न्यू कंपनीज एक्ट 2013 एक न्यू बेस, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सोसाइटी और न्यू टाइम फ्रेम पर बेटा बेस्ड है, जो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश की कंपनी को नए तरीके से रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब सवाल पैदा होता है कि सर कंपनीज एक्ट 2013 आखिर है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बेटा याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून है जो बेसिकली इंडियन कंपनी को रेगुलेट करता है और उसके सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को भी क्या करता है, टेक केयर करता है। सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स बोले तो कंपनी का बोर्ड मीटिंग कैसे होगा, जनरल मीटिंग कैसे होगा, डिविडेंड कैसे कंपनी बांटेगी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, ये सारी तमाम बातें बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 में रेगुलेट की जाती है, कंट्रोल की जाती है, मैनेज की जाती है। तो एक लाइन में अगर बोला जाए तो कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून है जो हमारे देश के सारे कंपनियों के मैटर्स को कंट्रोल, रेगुलेट और मैनेज करता है। क्या ये बात क्लियर है क्या बेटा? इसके बाद आते हैं बेटा क्या है पर इंट्रोडक्शन नंबर 2 पर, इंट्रोडक्शन नंबर 3, क्योंकि याद रखना बेटा ये मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं आपको कंपनीज एक्ट 2013 की। ये कंपनीज एक्ट 2013 का इंट्रोडक्शन है और इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया आपको पर्पस ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट, कि नई कंपनीज एक्ट लाने की क्या जरूरत आई। फिर उसके बाद बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश के कौन कौन से मैटर्स को कंपनी से रिलेटेड डील करता है। अब मैं आपको लेकर आ गया हूं बेटा काहे पर बोलो, कंपनीज एक्ट 2013 के इंट्रोडक्शन नंबर 3 पे। अब इंट्रोडक्शन नंबर 3 में मैं आपको डिवीजन ऑफ कंपनीज एक्ट सिखा रहा हूं बेटा, कि जब हमारे देश में कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इसको कितने पार्ट में ड्राफ्ट किया गया। तो याद रखिएगा कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 27 नहीं बेटा, टोटल 29 चैप्टर। आई एम सो सॉरी, ये टेक्निकल मिस्टेक है। याद रखिएगा कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल बेटा कितने बोलो, 29 चैप्टर हैं, 470 सेक्शन है और इसमें टोटल बेटा 7 शेड्यूल हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश में आया तो इसमें 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल और 470 सेक्शन। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इसमें ना बेटा अप्रॉक्स टोटल 95 डेफिनेशंस है। याद रखिएगा, आप सारे बच्चों को पता है कि सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दी गई होती है। कोई भी एक्ट आप उठा के देख लो, उस एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दी गई होती है। तो बेटा याद रखिएगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 95 इज अ लास्ट डेफिनेशन पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 95 डेफिनेशन है, ये भी बात आप याद रखिएगा। डन करेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्या बोला गया है। इंट्रोडक्शन क्या होता है बेटा, समझने की कोशिश करो। देखो इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो आपके एक्ट को ओवरऑल समझाने में हेल्प करता है। अभी मैंने कंपनीज एक्ट 2013 का कोई भी बेटा आपके साथ कॉन्सेप्ट शुरू नहीं किया। अभी कंपनीज एक्ट 2013 को इधर उधर से मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अर्थात कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, क्यों है, कैसे है, सिर्फ इसके बारे में भी बताने की शुरुआत मैंने की है। अभी तो मैंने टॉपिक भी शुरू नहीं किया। तो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। बोला गया कि देखो कंपनीज एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड, इसको बनाया गया काहे के लिए,
कंसोलिडेट करने के लिए और अमेंड करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए। क्या? लॉ रिलेटिंग टू द कंपनी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, पहली बार में ही मैंने ये बात बोली थी कि कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश के कंपनियों पे अप्लाई होता है। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं था तो उसके पहले हमारे देश में कंपनियों के ऊपर बहुत सारे लॉ अप्लाई हुआ करते थे। उन सारे लॉ को कंसोलिडेट करना अर्थात इकट्ठा करना और जरूरत आने पे उनमें चेंजेस करना, यही मेन इंटेंशन था बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का। याद रखिएगा बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 ये प्रीसीड करता है, अर्थात इसके पहले हमारे देश में कानून था कंपनीज एक्ट 1956। और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ड्यू टू चेंज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक याद रखिएगा, हमारी इकोनॉमी को बेटा फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करें विद अ न्यू लेजिस्लेशन, जिसके कारण बेटा कंपनीज एक्ट 2013 को बनाया गया और उसमें 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल और टोटल 29 चैप्टर है। क्या ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, इसके बाद बेटा मैं और आपको लेकर चलता हूं आगे। ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा। क्या है बोलो? ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये आपका है पॉइंट नंबर क्या बोलो बेटा 5, अर्थात इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 5। कि सर एक बात बताओ, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 आप हमें बता रहे हो, ये कंपनीज एक्ट 2013 सर एप्लीकेबल कौन कौन सी कंपनियों के ऊपर है? आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये एप्लीकेबिलिटी को लेकर क्या? तो याद रखिए, एप्लीकेबिलिटी में मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है? क्या ये सिर्फ विद्यासल एकेडमी पे अप्लाई होता है? तो इसका आंसर है बेटा नो। आप एक लाइन में याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनी इन इंडिया, इंक्लूडिंग मैंने अभी जो बताया था बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, स्टैट्यूटरी कंपनी। याद रखना, हमारे देश में जितनी भी कंपनी है, भले उनके लिए स्पेशल एक्ट क्यों ना बनाया गया हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग से एक्ट है, सेबी एक्ट अलग से एक्ट है, सेबी एक्ट 1992, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अलग से है, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कंपनी है बेटा जिनके लिए स्पेशल एक्ट बना है और उन्हीं को स्टैट्यूटरी कंपनी भी कहा जाता है। याद रखिए, आपके लिए भले ही एक स्पेशल एक्ट क्यों ना बना हो, बट फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 आपके ऊपर अप्लाई है। हां, वो बात अलग है कि अगर आगे चल के कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है आपके स्पेशल एक्ट में और कंपनीज एक्ट 2013 में, तो याद रखना बेटा स्पेशल एक्ट प्रिवेल हो जाएगा, कंपनीज एक्ट को साइलेंट कर दिया जाएगा। तो यहां पर बोला गया कि देखो मेरे भाई, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल भी आता है बेटा, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, क्या बोलो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब एक ऐसे कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है जो या तो इस एक्ट में, और जब ये एक्ट नहीं था तो कंपनीज एक्ट 1956 में अपना रजिस्ट्रेशन कराई हो। जैसे विद्यासल एकेडमी 2013 से बेटा है तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड है। लेकिन मान लो बेटा रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, अंबानी, अडानी, अरे मेरे भाई इन सबका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 1956 या उसके भी पहले वाले एक्ट में हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इसकी एप्लीकेबिलिटी उन सारी कंपनियों के ऊपर भी होना शुरू हो गया। इसके बाद दूसरा बेटा, ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होता है। ऑल टुगेदर इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग से भी एक कानून होता है बेटा, आईआरडीए एक्ट 1999। याद रखिएगा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होता है। वो बात अलग है कि बैंकिंग कंपनी के लिए अलग से कानून है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होता है। वो बात अलग है कि अलग से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, या अदर कंपनी बेटा जिसके लिए कोई स्पेशल एक्ट बना हो, जैसे मैंने सीए का नाम लिया, आईसीएआई, सेबी का नाम लिया, आरबीआई का नाम लिया, आरबीआई एक्ट 1934, इन सब के लिए अलग से स्पेशल एक्ट बना है, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा। वो बात अलग है कि कॉन्ट्राडिक्शन के केस में उनका रेस्पेक्टिव लॉ प्रिवेल करेगा, कंपनीज एक्ट 2013 को बेटा क्या कर दिया जाएगा, साइलेंट। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो ये आपका इंट्रोडक्शन नंबर क्या कंप्लीट हो जाता है बोलो बेटा 5। लेकिन यहां पर एक बात मैं और आना चाहता हूं, इसके पहले कि मैं कंपनी का मीनिंग शुरू करूं, उसके पहले एक इंट्रोडक्शन नंबर 6 भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इंट्रोडक्शन नंबर 6, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। इंट्रोडक्शन नंबर 6 में मैं आपको एप्लीकेबिलिटी या फिर बोलूं तो टाइम एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूं। हालांकि इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है लेकिन लिखवाया नहीं है। तो टाइम एप्लीकेबिलिटी को लेकर जहां तक सवाल है, कंपनीज एक्ट 2013 की इनेक्टमेंट डेट बेटा मेरे बर्थडे वाले दिन, अर्थात 29 अगस्त 2013। याद रखिएगा, बर्थडे बोल रहा हूं, नालायक को, ईयर नहीं बोल रहा। मेरा बर्थडे ईयर 2013 नहीं है, 1996 है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो 29 अगस्त 2013 को हमारे देश में कंपनीज एक्ट 2013 को फाइनली लाया गया था। हालांकि इसका पहला सेक्शन बेटा जो कमेंस हुआ था ना, वो हुआ था 30 अगस्त 2013 को, सेक्शन नंबर 1 इसका कमेंस कर दिया गया था। उसका धीरे धीरे फेज मैनर में हमारे देश में कंपनीज एक्ट 2013 को अप्लाई किया गया। आज के टाइम में पूरी कंपनीज एक्ट 2013 का 470 सेक्शन बेटा अप्लाई हो चुका है, मात्र एक कॉन्सेप्ट को छोड़ के, प्रोड्यूसर कंपनी।
अब ये प्रोड्यूसर कंपनी मैं आपको कभी आगे चल के बता दूंगा, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है फाउंडेशन लेवल पे, लेकिन याद रखिएगा बेटा प्रोड्यूसर कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आज भी कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाई होता है। ये बहुत कम बच्चों को ये बात पता है, इस बात को याद रखिएगा। डन करे क्या? तो यहां भी देख लेते हैं एक बार ओवरऑल। तो बेटा याद रखिए कंपनीज एक्ट 2013 में तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से 3-4 चीजें पढ़नी है। एक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ पढ़ना है, और उसके बाद कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ना है, और काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ना है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एमओए एओए के साथ कैसे होगा ये पढ़ना है, और कुछ मिसलेनियस पॉइंट पढ़ना है। मिसलेनियस में बेटा आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा, टाइप्स ऑफ शेयर्स आ जाएगा, डॉक्ट्रीन आ जाएगा, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायरस, ये सब कॉन्सेप्ट को मैंने मिसलेनियस पॉइंट में डाला है। डन करेगा? ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन नंबर 1 हो चुका है। उसके बाद बेटा याद रखिएगा, हाँ ये एक पॉइंट नया है, मैंने बोला था ना कि मैं आपको लॉस समझाऊं कहीं से, लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए ये हैंड रिटन नोट्स आपके एग्जाम प्लस आपके मॉड्यूल प्लस आपके स्कैनर सबको कवर किया हुआ है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है बेटा जिसको एग्जाम के टाइम आप रीड करिए और चले जाइए एग्जाम देने के लिए, आपको कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो एक नई बात बेटा यहां पर मैं सिखा देता हूं इंट्रोडक्शन में, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे देश में जब भी कोई कानून बनता है ना बेटा, तो उस कानून को बनाने के लिए कमेटी बनाई जाती है, क्योंकि कानून बनता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में होते हैं नेता। वो नेता बेटा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे कुर्सी चलाना जानते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं है कि कोई कानून ड्राफ्ट करेंगे। कानून ड्राफ्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी अलग होती है। तो याद रखिएगा कंपनीज एक्ट 1956 ड्राफ्ट करने वाले हमारे देश में भाभा कमेटी, कंपनीज एक्ट 1956 को भाभा कमेटी ने ड्राफ्ट किया था, और भाभा कमेटी, भाभा इज बेसिकली जस्टिस भाभा इज अ चेयरमैन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, तो उस सिचुएशन में कंपनीज एक्ट 2013 अंडर द चेयरमैनशिप या अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर जे ईरानी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, डॉक्टर जे ईरानी, ये टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बेटा कार्यरत थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। तो टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे डॉक्टर जे ईरानी, और इन्हीं के कमिटी के चेयरमैनशिप में, मतलब एक कमिटी बनाई गई जिसका चेयरमैन डॉक्टर जे ईरानी को बनाया गया, और इनकी कमिटी 2004 में 2 दिसंबर 2004 में बेटा याद रखिएगा इनकी कमिटी बनाई गई थी 2 दिसंबर 2004 को, और इन्होंने हमारे देश में कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करके और एक नया कानून दिया, बोलो बेटा कंपनीज एक्ट 2013। और इन्होंने 2005 में ही 31 मई 2005 को ही रिपोर्ट में बता दिया था कि अगर हमारे देश की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी में लाना है, अगर हमारे देश की कंपनियों को रेगुलेट, कंट्रोल और मैनेज अच्छे से करना है, तो ये 1956 वाले कानून को हटाओ, क्योंकि ये प्री लिबरलाइज्ड कानून है, प्री लिबरलाइज्ड, क्योंकि 1991 में बेटा एलपीजी स्कीम आ गया था, उसको हटाओ और नए कानून को लेकर आओ। तो यहां पे 2 बातें मैंने बताई, डॉक्टर जे ईरानी की कमेटी ने कंपनीज एक्ट 2013 बनाया है बेटा, 2 दिसंबर 2004 को यह कमेटी बनी थी, और याद रखिएगा 31 मई 2005 को रिपोर्ट दिया, और इस रिपोर्ट में नए कंपनीज एक्ट की बात की गई। तो ये हो चुका है, एप्लीकेबिलिटी हो चुका है बेटा, 29 अगस्त और 30 अगस्त दोनों बता दिया था मैंने। टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी याद रखिएगा बेटा, ऑल ओवर इंडिया ये पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, और ये अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट 2013 सारे टाइप्स ऑफ कंपनी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, बैंकिंग हो, स्टैट्यूटरी हो, या अदर एज में प्रिस्क्राइब्ड हो। आप सारे बच्चों को पता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ओएनजीसी हो गया, बीएसईएस हो गया, बैंकिंग मतलब एक्सिस बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी, स्टैट्यूटरी कंपनी आरबीआई, एलआईसी, आईसीआई, या अदर एज में प्रिस्क्राइब्ड। क्या ये बात क्लियर है क्या? हालांकि अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो कंपनीज एक्ट 2013 और रेस्पेक्टिव लॉ में, तो उनका रेस्पेक्टिव लॉ प्रिवेल कर जाएगा, कंपनीज एक्ट 2013 को साइलेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन में ये बात ऑलरेडी बता चुका हूं, 29 चैप्टर, 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल के बारे में। अच्छा एक बात और सुनिए, हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 7 शेड्यूल हैं। हालांकि ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा नहीं कि तुम 7 शेड्यूल का नाम बताओ, लेकिन कभी कभी ना लोग तुमसे पूछ लेते हैं कि बेटा जो कंपनीज एक्ट 2013 में 7 शेड्यूल हैं, उस 7 शेड्यूल का नाम लेना। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 1 है ना बेटा, वो बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, एमओए और एओए। दूसरी बात बेटा, इसका जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 वो बात करता है काहे को लेकर बेटा, डेप्रिसिएशन रेट को, कि किसी कंपनी के कौन से एसेट्स में किस रेट का डेप्रिसिएशन होना चाहिए। शेड्यूल 3 बात करता है बेटा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट, आपने ये अकाउंट्स में भी सुना होगा। उसके बाद शेड्यूल 4 में कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं ना बेटा, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, उनका बिहेवियर वगैरह कैसे होना चाहिए, इसको लेकर बात करता है। क्या बोलो बेटा, शेड्यूल 4। शेड्यूल 5 कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की अपॉइंटमेंट कैसी हो, इसको लेकर बात करता है। शेड्यूल 6 बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, कि हमारे देश में जितनी भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हैं, जैसे बेटा एग्रीकल्चर कंपनी हो गई, रोडवेज कंपनी हो गई, ये सारी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मानी जाती। नाय, एनएचआई
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कंपनी है। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कौन कौन से सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है, इसका डिटेल बेटा शेड्यूल नंबर 7 में दिया गया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, एक मन में आपको और भी सवाल आएगा कि सर एक बात बताओ, हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं जो कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन यहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में क्यों सिखा रहे हो? तो देखो बेटा, अभी आप छोटे बच्चे हो, मैं आपको ना बताऊंगा कि हमारे देश में जितनी भी कंपनी है वो जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है ना बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसका मैक्सिमम टेन्योर 20 साल होता है। और अगर तुम डिवेंचर इशू करते हो तो उसका मैक्सिमम टेन्योर बेटा 10 साल हो सकता है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो डिवेंचर के केस में 10 साल नहीं, प्रेफरेंस शेयर के केस में 20 साल नहीं, दोनों के केस में आपका टेन्योर 30 साल तक जा सकता है। कब 30 साल तक जा सकता है? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील कर रहे हो तो। क्या ये बात क्लियर है क्या? आर यू श्योर एवरीवन? तो याद रखिएगा बेटा, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लिस्ट शेड्यूल 6 में है, और शेड्यूल 7 में बेटा सीएसआर पॉलिसी, मैं बोलूंगा सीएसआर एक्टिविटी के बारे में दिया गया है। ये इंटरमीडिएट में आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए, हमारे देश में सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, कुछ कंपनी बेटा जो बिगर कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज सेवा में खर्च करेगी। समाज सेवा में मैंडेटरी है ये। अब सवाल है कि जब समाज सेवा में खर्च करेगी तो समाज सेवा में क्या क्या चीज इंक्लूड किया जाएगा? क्या लोगों को दारू पिलाना इंक्लूड किया जाएगा? क्या लोगों को चाटा मारना या लोगों को जान मरवाना इंक्लूड किया जाएगा? या फिर पार्क बनवाना, एजुकेशन को प्रमोट करना, आर्ट कल्चर को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना? आखिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड की जाएगी? तो इस एक्टिविटी का डिटेल दिया गया है। बोलो कहां? बोलो बेटा शेड्यूल नंबर 7 में। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो ये आपका क्या है? बोलो बेटा इंट्रोडक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का। इस बात को याद रखिएगा, और याद रखना जितने अच्छे से मैंने कंपनीज एक्ट 2013 का बेटा आपको इंट्रोडक्शन कराया है ना, ये इंट्रोडक्शन तुम्हारे मॉड्यूल में भी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात बोल रहा हूं कि मेरे से लेक्चर लेने के बाद एक बार आप मॉड्यूल उठाओ और मॉड्यूल उठा के देखो कि क्या इंट्रोडक्शन इतना डेकोरेटेड तरीके से दिया गया है क्या? नहीं दिया गया बेटा, आप उठा के देख लेना। डन करेगा? तो ऐसे ही डेकोरेशन में हम लोग पूरी कंपनीज एक्ट नहीं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। एक बात याद रखिएगा, मैंने शुरू में ही ये बात बताई थी कि जब आप मेरे से लेक्चर लेकर कंप्लीट करोगे और जब यहां पर मैं और आप हम दोनों इस लेक्चर को शट डाउन की तरफ लेकर चलेंगे, तो बेटा याद रखिएगा उस समय आप लॉ के बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले फाउंडेशन के स्टूडेंट होंगे। इस बात को याद रखिएगा। और ये मैं कह नहीं रहा बेटा, आप एक बार कभी मैच करिएगा, आप कभी कंपेयर करिएगा अपने दोस्तों वगैरह से। अरे ईश्वर, तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। और अब यहां पर पूरी की पूरी कंपनीज एक्ट 2013 के इंट्रोडक्शन के बाद अब जरूरत आती है कंपनी के मीनिंग को लेकर। देखो अभी तक मैं आपको बेटा कंपनी के बारे में नहीं सिखा रहा था, अभी तक मैं आपको कंपनीज एक्ट के बारे में बता रहा था। अभी तक देखो ना, इंट्रोडक्शन में बेटा मैंने कंपनी की नाम ही नहीं ली कहीं। अभी मैंने कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 इसने बनाया, इसके चेयरमैनशिप में बना, इतने दिन में और इतने पार्ट में बना, ये सब बातें मैं भी आपको बता रहा था। लेकिन अब फाइनली आ जाते हैं अपन काहे पर? बोलो बेटा कंपनी के ऊपर। कि सर आप एक लाइन में बोल रहे हो कि कंपनीज एक्ट 2013 इज अप्लाई ऑन, क्या बोलो बेटा? कंपनी। तो सर आप बताओ ना, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? जब आप ये कह रहे हो कि कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी के ऊपर अप्लाई है, तो सर बताओ हमें फिर कि कंपनी का मतलब क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हो, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अगर आप कंपनी के बारे में बेटा डिटेल स्टेटमेंट और डिटेल जानकारी चाहते हो ना, तो आप कंपनी को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 पार्ट में। सबसे पहले बेटा आपको जानना होगा जनरल मीनिंग, आई रिपीट माय वर्ड, या फिर आप इसको ऐसे देख लो, अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हो तो आप कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले बेटा मीनिंग, आपको कंपनी के मीनिंग के बारे में जानना है। फिर उसके बाद बेटा एसेंशियल एलिमेंट, आपको कंपनी के एसेंशियल एलिमेंट या बोले तो लीगल रूल्स के बारे में जानना होगा। और उसके बाद बेटा आपको पढ़ना होगा काइंड्स ऑफ कंपनी, कि ये कंपनी कितने तरीके की होती है। और यहां पर आके बेटा ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाएगा। तो ये नहीं कि कोई पूछे तुमसे कंपनी, तो जी कंपनी मींस आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, नहीं, ये तो फालतू की चीज है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन अगर कंपनी की डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आप कंपनी को 3 पार्ट में बांटो, कंपनी का मीनिंग, कंपनी का लीगल रूल्स और कंपनी के टाइप्स। इसको मैं यूं बोलूं तो कंपनी क्या है, कंपनी वैलिड कब होती है और कंपनी कितने तरीके की होती है। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब सुनो बेटा मीनिंग भी 2 तरीके का होता है। एक होता है जनरल मीनिंग, जिसमें अलग अलग ऑथर के द्वारा दिए गए अलग अलग डेफिनेशन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और एक होता है बेटा एक्ट मीनिंग, जिसको तुम लोग डेफिनेशन कहते हो। आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में बेटा कंपनी को डिफाइन किया गया है।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। और इस बेयर एक्ट को बेटा, इस बेयर एक्ट मीनिंग को डेफिनेशन कहा जाता है। यह एक्ट मीनिंग है। और आपको एग्जाम में अगर कंपनी के बारे में पूछा जाए, तो आपको एग्जाम में ना कि सिर्फ एक्ट मीनिंग लिखना है, बल्कि बेटा जनरल मीनिंग भी लिखना है। तो आपको कंपनी के लिए, कंपनी के मीनिंग को क्लियर करने के लिए जनरल मीनिंग, एक्ट मीनिंग दोनों जानकारी रखनी चाहिए। तो मैं एक्ट मीनिंग पे बेटा बाद में आऊंगा, पहले मैं जनरल मीनिंग आपको समझा रहा हूं। आम बोलचाल की भाषा में कंपनी का मतलब क्या होता है, इसको लेकर बेटा नॉर्मल डेफिनेशन भी है, बहुत सारे ऑथर ने भी डेफिनेशन दिया है। पहले नॉर्मल डेफिनेशन सुनिए, याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा। नॉर्मल डेफिनेशन, कंपनी कुछ नहीं होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। याद रखिएगा, इसके परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील और सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। देखो बेटा, पर्सन तीन तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है फिक्टिटियस पर्सन। नेचुरल पर्सन जिसको हम लोग पैदा करते हैं, जिसको इंसानों ने पैदा किया, जिसको नेचर ने पैदा किया। लेकिन एक पर्सन होता है जिसको इंसान पैदा नहीं करता, कानून पैदा करता है। अर्थात कंपनी इज अ पर्सन एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। और जिसको कानून पैदा करता है ना, याद रखिएगा बेटा, दैट कैन ओनली किल्ड बाय लॉ। इफ समथिंग इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन ओनली बी किल्ड बाय लॉ। यही कारण है कि इवन परमाणु बम कैन नॉट किल टू द कंपनी। इफ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन ओनली बी किल्ड बाय लॉ। यही कारण है कि कंपनी का बेटा परपेचुअल सक्सेशन भी कहा जाता है। आपने 11th 12th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ क्रिएट करता है। इसके पास कॉमन सील है, अर्थात अपना सेपरेट आइडेंटिफिकेशन मार्क है। इसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, अर्थात मेंबर और डायरेक्टर के आने और जाने से कंपनी के स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ता। इसको परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री को बनाने वाले धीरू भाई अंबानी साहब थे। धीरू भाई अंबानी साहब चले गए, कोई बात नहीं, मुकेश अंबानी संभाल रहा है। मुकेश अंबानी भी आगे अगर नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं, आकाश और अनंत अंबानी संभालेंगे। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुटी, कंपनी गोइंग कंसर्न में चली जाती है तब तक जब तक इसको लॉ के द्वारा खत्म ना किया जा सके। तो बेटा, आम बोलचाल की भाषा में कोई तुमसे बोले ना कि कंपनी क्या, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके डायरेक्टर और मेंबर के एग्जिस्टेंस से बेटा अलग होता है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में राम श्याम और मोहन ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाया, तो पार्टनरशिप बिजनेस इज अ पार्टनर, पार्टनर इज अ पार्टनरशिप बिजनेस। दोनों का आइडेंटिफिकेशन बेटा सेम ही माना जाता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। धीरू भाई अंबानी एंड रिलायंस बोथ इज अ डिफरेंट थिंग्स। मुकेश अंबानी एंड रिलायंस बोथ इज अ डिफरेंट थिंग्स। अजीम प्रेमजी एंड विप्रो बोथ इज अ डिफरेंट थिंग्स। विशाल सुमाइसर एंड विद्यासल एकेडमी बोथ इज अ डिफरेंट थिंग्स। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो इसे कहा जाता है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी, अर्थात कानून की नजर में एग्जिस्टेंस, कंपनी, उसके डायरेक्टर और मेंबर दोनों अलग अलग हैं। इसका बहुत केस लॉ भी है बेटा, याद रखिएगा। तुम्हारे मॉड्यूल में सिर्फ 2 केस लॉ हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का। एक है आपका सैल्मन वर्सेस सैल्मन और एक है ली वर्सेस ली एंड एयर फार्मिंग लिमिटेड। लेकिन मैं आपको 2 केस लॉ और भी कराऊंगा। एक कराऊंगा मैं आपको मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी का केस, और एक मैं आपको कराऊंगा कंडोली टी लिमिटेड केस, कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। ये दोनों केस लॉ बहुत लोग बच्चों को बताते भी नहीं है, मैं बताऊंगा बेटा। डन करे क्या? तो ये आपका क्या है, एक जनरल मीनिंग है। अब इसी जनरल मीनिंग को अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं आइए अलग अलग ऑथर के डेफिनेशन को एक बार देखता हूं। और ये ऑथर का डेफिनेशन बेटा आपको याद रखना है फॉर योर एग्जाम। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ऑथर तो बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन आपको 2 ऑथर का डेफिनेशन याद रखना है। एक जस्टिस मार्शल है, रिपीट अ वर्ड बेटा, क्या बोलो? एक है जस्टिस मार्शल और एक है बेटा प्रोफेसर हेने। इन 2 ऑथर का डेफिनेशन मच मोर सफिशिएंट है। उसके बाद हम बेयर एक्ट वाले डेफिनेशन पे आ जाएंगे, अर्थात बेटा कंपनीज एक्ट 2013 के 2+20 वाले डेफिनेशन पे आ जाएंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 में अब इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू जस्टिस मार्शल, इन्होंने जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मार्शल ने बोला था कि देखो कॉर्पोरेशन है ना, मतलब जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल बीइंग है। आर्टिफिशियल बोला गया, क्यों आर्टिफिशियल? क्योंकि याद रखिएगा जिस पर्सन को कानून बनाता है उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है। मैंने बोला था ना कि जो मैंने नॉर्मल डेफिनेशन आपको दिया है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, इसी बातों को अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हुए बेटा क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो देखो इन्होंने क्या बोला जस्टिस मार्शल ने कि कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो इनविजिबल है, मतलब दिखती नहीं है।
उसके बाद ये इंटेंजिबल नेचर का है, इसको हम टच और फील नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर आपसे बोलूं कि रिलायंस इंडस्ट्री को टच करो, फील करो, आप ना तो बेटा टच कर पाओगे, ना तो क्या बोलो फील कर पाओगे। डन करेगा, जस्ट अ वेट बेटा। हाँ जी, आगे देखिए, तो याद रखिएगा बेटा, ये एक इनविजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। कंटेम्पलेशन मतलब होता है आईज ऑफ लॉ। मतलब बोला गया कि देखो कंपनी एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है जो दिखता तो नहीं है, फील नहीं किया जा सकता, लेकिन एग्जिस्ट करता है इन आईज ऑफ लॉ। यही कारण बेटा कि कहा जाता है कंपनी, मेरी बात को याद रखिएगा, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, रेदर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी नेचुरल नहीं है, लेकिन कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। यही कारण है कि कंपनी फिक्टिटियस पर्सन नहीं है। अब ये तीसरी बात नहीं बताई मैंने, फिक्टिटियस। याद रखिएगा बेटा, फिक्टिटियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कानून की नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। तो फिक्टिटियस मतलब पर्सन हु डू नॉट एग्जिस्ट। तो मेरा एक सवाल है, क्या कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती? क्या बात कर रहे हो? एक इंडिविजुअल बीइंग इसको फील नहीं कर पाता, इसको टच नहीं कर पाता। लेकिन याद रखिएगा बेटा, कंपनी एग्जिस्ट करती है इन आइज ऑफ लॉ। कंपनी डू एग्जिस्ट बट इन आइज ऑफ क्या बोलो बेटा, लॉ। क्या ये बात क्लियर है क्या? आगे एक प्रोफेसर हेने हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला है कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सेम वही बात बेटा, बोला गया कि देखो कंपनी ने एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बेटा मैंडेटरी होता है। याद रखिए, पार्टनरशिप एक तरीके से तुम अनरजिस्टर्ड भी चला सकते हो। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है बेटा, मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन कंपनी को तुम बिना इनकॉर्पोरेट किए नहीं चला सकते। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आरओसी के पास, अर्थात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास बेटा मैंडेटरी होता है। तो बोला गया है कि देखो भैया, कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। सेम बातें चल रही है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड द कॉमन सी। तो क्या बेटा ये दोनों डेफिनेशन सेम एज नॉर्मल डेफिनेशन अर्थात जनरल डेफिनेशन है? आंसर इज यस। तो इसलिए इसको अलग से एक्सप्लेन करने की नौबत नहीं है। तो बेटा अगर तुमसे कोई कंपनी के बारे में पूछे, एक आप जस्टिस मार्शल का डेफिनेशन दे देना, एक आप प्रोफेसर हेने का डेफिनेशन दे देना, और उसके बाद आते हैं, बोलो काहे पर, बोल रहा काहे पर आते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 वाले डेफिनेशन पे। ये रहा बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 20, और यहां भी दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के 2 क्लॉज 20 वाले डेफिनेशन पे। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। मैंने कंपनीज एक्ट 2013 से पूछा कि देख भाई, जस्टिस मार्शल साहब ने, हेने साहब ने, इन सब ने अलग अलग डेफिनेशन दिया, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 जब बनाया गया हमारे देश के कंपनी के ऊपर अप्लाई होने के लिए, तो देयर शुड मस्ट बी एटलीस्ट वन ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देयर शुड मस्ट बी वन ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन जो अप्लाई होना चाहिए सारे कंपनियों के ऊपर। तो याद रखिए, कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में कंपनी का एक डेफिनेशन दिया, कंपनी का एक डेफिनेशन दिया। मैंने कंपनी से 2013 से पूछा कि भाई क्या डेफिनेशन है ये, तो उसने बोला, ध्यान से सुनना, कंपनी मींस, ये सारी बातें बुक में लिखी गई लेकिन मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। खत्म बेटा, खत्म। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में कंपनी का डेफिनेशन लिखा गया कि देखो भैया, कंपनी का मतलब एक ऐसा कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, या तो दिस एक्ट मतलब बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब बहुत कम बच्चों को पता है, बहुत कम बच्चों को पता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में प्रीवियस कंपनी लॉ को भी डिफाइन किया गया है। याद रखिएगा बेटा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 67 कंपनीज एक्ट 2013, उसने प्रीवियस कंपनी लॉ को भी डिफाइन किया है। और प्रीवियस कंपनी लॉ की डेफिनेशन है बेटा, याद रखना, 1956, 1914, 1882 एक्सेट्रा, 1840। बोला गया कि कंपनीज एक्ट 2013 में आपका अगर इनकॉर्पोरेशन हुआ है एज अ कंपनी, या जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं था, इसके प्रीवियस कंपनी लॉ थे, और अगर आपका इनकॉर्पोरेशन उन कंपनियों लॉ में एज अ कंपनी हुआ है, तो आप कंपनीज एक्ट 2013 के लिए भी कंपनी हो। अर्थात कंपनीज एक्ट 2013 ने बेटा डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन नहीं दिया। अगर मैं आपको जनरल मीनिंग नहीं बताता कंपनी का, तो आपको यह डेफिनेशन पढ़ के क्या समझ आता? कंपनी मीन्स अ कंपनी। अरे क्या कंपनी मेरे भाई? तो याद रखिए, एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन नहीं है ये, लेकिन ये डेफिनेशन ऐसे ही है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन, हालांकि इसको इंक्लूसिव भी नहीं बोलेंगे, लेकिन कहने का मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 ने जो डेफिनेशन दिया कंपनी का, वो डेफिनेशन बेसिकली इंडिकेटिव है कि देखो भैया, कंपनी का मतलब ये,
वो है क्या ये नहीं बताया, ये जनरल मीनिंग से पता चलता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ में बेटा याद रखिएगा 2 क्लॉज 67 डिफाइन किया गया है और दिस एक्ट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013। ये है बेटा आपका कंप्लीट, क्या बोलो एक बार उसे, डेफिनेशन। आर यू श्योर? तो यहां पर कंप्लीट मीनिंग ऑफ कंपनी बेटा कंप्लीट हो जाता है। मीनिंग ऑफ कंपनी याद रखिएगा, मैंने यहां पर आपको दो चीजें कंप्लीट कर दी बेटा। एक तो कंपनीज एक्ट 2013 का क्या बोलो बेटा, इंट्रोडक्शन। आई रिपीट माई वर्ड, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 का क्या बोलो बेटा, इंट्रोडक्शन, और एक मैंने कंप्लीट करवा दिया बेटा, क्या बोलो, कंपनी का मीनिंग। और इस कंपनी के मीनिंग में मैंने जनरल मीनिंग भी करवा दिया और बेटा मैंने एक्ट मीनिंग भी करवा दिया। आर यू श्योर 100%? पक्का बेटा? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूं कंपनी के लीगल रूल्स के तरफ। किसके तरफ बोलो बेटा? कंपनी के लीगल रूल्स। अब आप इसको या तो लीगल रूल्स बोलो, नहीं तो आप इसको एसेंशियल एलिमेंट बोलो। या तो आप इसको बेटा क्या बोलो, लीगल रूल्स, और नहीं तो आप इसको एसेंशियल एलिमेंट बोलो, और नहीं तो आप इसको बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। कुछ भी बोलो, बात एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका बेटा? कंपनी का। अर्थात कंपनी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, जैसे मैंने आर्टिफिशियल पर्सन बोला, परपेचुअल सक्सेशन बोला, कॉमन सील बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी बोला, मैं आगे चल के बोलूंगा प्रॉपर्टी कैन बी होल्ड ऑन इट्स ओन नेम। ये सब क्या है? ये कंपनी के फीचर्स हैं, लीगल रूल्स हैं, और इन सारे फीचर्स और लीगल रूल्स को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 9 में दिया गया है बेटा। अब इसमें कुछ बातें सेक्शन नंबर 9 में है, कुछ जजमेंट के थ्रू लिया गया है, लेकिन जब आप एसेंशियल एलिमेंट लिखोगे एग्जाम में तो आप सेक्शन 9 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ में केस लॉ है और कुछ को बेयर एक्ट में दिया गया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? आपको इकट्ठा सब कुछ एक साथ लिखना होता है। तो आ जाइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। हालांकि एसेंशियल एलिमेंट है बहुत ब्रॉडर है, लेकिन आ जाइए यहां पर एक एक करके हम सारी बातों को समझना शुरू करते हैं। जहां तक हो सके हम करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का बेटा वैसे ही एक बेसिक इंटेंशन था, आपसे एक ओवरव्यू डिस्कस करना, एक रोड मैप क्लियर करना, और क्योंकि आए हो तो कुछ क्लास कंडक्ट कर देना। दैट्स इट। तो आज की क्लास का टारगेट हमारा कोई कोड नहीं था कि मैं बहुत अंदर जाके आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आ जाइए, लेकिन हम शुरू करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट में सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये बात सुन सुन के तुम बूढ़े हो चुके हो। मैंने ऑलरेडी ये बात आपको बताई थी कि याद रखिएगा, कंपनी बेटा एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। ये नेचुरल पर्सन नहीं होती, लेकिन हां ये फिक्टिटियस पर्सन भी नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि भले ये इनविजिबल होती है, भले ये इंटैंजिबल होती है, बट इट डू एग्जिस्ट इन अ कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, अर्थात इन द आईज ऑफ लॉ। तो बोला गया कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज कॉल्ड एज क्या बोलो बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ बिकॉज इट डज नॉट टेक बर्थ लाइक अ क्या बोलो बेटा? नेचुरल पर्सन। ये नेचुरल पर्सन के तौर पे बर्थ नहीं लेती, बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू लॉ। It may be noted that company is an artificial legal person and not a fictitious person because company do exist in the eyes of क्या बोलो बेटा? law। अर्थात कंपनी एग्जिस्ट करती है लेकिन कानून की नजर में करती है, नॉर्मली नहीं करती। तो ये पहला पॉइंट है बेटा, क्या कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। ये आपका पहला एसेंशियल एलिमेंट है। इसके बाद आते हैं बेटा कंपनी के दूसरे एसेंशियल एलिमेंट पे, जिसका नाम है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। देखो बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब मैं आपको बोलूंगा ना पार्टनरशिप, जब मैं कराऊंगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है, और वो भी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है। मतलब आपकी मर्जी, आप रजिस्ट्रेशन कराओ या मत कराओ। लेकिन हमारे देश की कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका एक पर्टिकुलर लीगल फॉर्मेलिटी होता है, इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी होता है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, ऑप्शन नहीं है। आप हमारे देश में बिना इनकॉर्पोरेशन किए कंपनी चला ही नहीं सकते। तो कोई भी ऐसा वेंचर, कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो बाय सैटिस्फाइंग फॉलोइंग फॉर्मेलिटी, एक ऐसी कंपनी जिसका सैटिस्फैक्शन करना ही करना होगा आपको एक पर्टिकुलर लीगल फॉर्मेलिटी को फॉलो करके, याद रखिएगा बेटा, उसी कंपनी को क्या कह दिया जाता है? बोले एक बार उसे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो कंपनीज एक्ट 2013 एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है कंपनीज एक्ट 2013 के पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी को फॉलो करके। और वो फॉर्मेलिटी में नॉलेज के लिए बताऊं तो सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करता है बेटा, इस बात को याद रखिएगा।
तो बोला गया है यहां पर कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है आरओसी के पास, मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आरओसी के पास होता है बाय सेटिस्फाइंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और वो फॉर्मेलिटी बेटा सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 में दिया गया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसके बाद बेटा मैं और आपको लेके चलता हूं आगे, और आगे लेके चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा एसेंशियल एलिमेंट होता है बेटा कि कंपनी का ना परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसको लेकर मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। देखो, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है गोइंग कंसर्न, परपीचुटी, जो कभी खत्म नहीं होता। याद रखिएगा कंपनी को लेकर 2-3 बातें। पहली बात, इफ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ इट कैन ओनली बी किल्ड बाय लॉ। कंपनी को कानून ने बनाया, कंपनी को कानून ही मारेगा। इवन ऑल द डायरेक्टर, ऑल द मेंबर्स ऑफ कंपनी इज किल्ड, इज डेड, इज अबॉलिश्ड, खत्म, कोई नहीं बचा कंपनी में, स्टिल कंपनी एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। इसी को कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब मेंबर में कम, मेंबर में गो, डायरेक्टर में कम, डायरेक्टर में गो, बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर टिल कंपनी इज नॉट वाउंड अप बाय द लॉ। मेंबर और डायरेक्टर के आने और जाने से कंपनी खत्म नहीं होती। कंपनी खत्म तब होती है जब इस कंपनी को साफ कानून के द्वारा खत्म कर दिया जाए, वाउंड अप कर दिया जाए। इसी को कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से रीड करोगे ना, बहुत ध्यान से रीड करोगे, तो यहां पर बोला गया है द टर्म परपेचुअल सक्सेशन मींस, क्या बोले बेटा, द टर्म परपेचुअल सक्सेशन मींस द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय, क्या बोले बेटा, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन इट्स मेंबरशिप या फिर डायरेक्टरशिप। याद रखिएगा बेटा। उसके बाद अगर बात की जाए तो बोला गया है कि मेंबर में कम एंड मेंबर में क्या बोलो बेटा, गो, बट द कंपनी गोज ऑन, क्या बोलो, फॉर एवर। द कंपनी कैन बी कंपेयर्ड विद, क्या बोलो बेटा, द कंपनी कैन बी कंपेयर्ड विद, जस्ट वेट, हाँ जी। बोला गया मेंबर में कम एंड मेंबर में क्या बोलो बेटा, गो, बट कंपनी गोज ऑन, क्या बोलो, फॉर एवर। हालांकि बोला गया कि देखो कंपनी को हम कंपेयर करते हैं किससे, बोलो बेटा, रिवर से। आप बोलोगे सर परपेचुअल सक्सेशन में कंपनी को रिवर से क्यों कंपेयर किया जाता है? आप देखिए रिवर में पानी नए नए आते जाते हैं, लेकिन रिवर का आइडेंटिटी सेम होता है। तो कंपनी इज रिवर वाइल मेंबर एंड डायरेक्टर इज वाटर। वाटर में कम, वाटर में गो, हो सकता है कि नदी सूख जाए, हो सकता है नए पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन कंपनी अर्थात रिवर की आइडेंटिटी सेम रहती है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो यही बात, अच्छा यहां पर एक ऑथर भी है बेटा, और उन्होंने बोला है कि इवन अ हाइड्रोजन बम, मैंने बताया था परमाणु बम, इवन अ हाइड्रोजन बम कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ कंपनी सिंस इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन ओनली बी, क्या बोले बेटा, ब्रॉट टू एन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। आर यू श्योर? ये बेटा आपका क्या है, बोलो एक बार उसे, तीसरा एसेंशियल एलिमेंट। इसके बाद मैं चलता हूं बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, क्या बोलो, चौथे एसेंशियल एलिमेंट पे, जिसका नाम है, बोलो बेटा क्या, कॉमन सील। अब ये कॉमन सील क्या है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो बालक, आपको मैंने ये ऑलरेडी बताया था कि ये कंपनी है और ये उसके डायरेक्टर और मेंबर है, और इन दोनों का एग्जिस्टेंस सेम नहीं है, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग है। तो मेरे भाई जब तुमने कंपनी को उसके डायरेक्टर और मेंबर से अलग कर दिया, तो ये लोग तो अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना सिग्नेचर करके दिखा देंगे, लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कैन नॉट वॉक, कंपनी कैन नॉट टॉक, कंपनी कैन नॉट साइन, तो फिर कंपनी अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे देगी? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करेगी? कोई प्रॉपर्टी परचेज कैसे करेगी? कॉमन सील। बेटा कंपनी का कॉमन सील कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। याद रखिएगा, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज कॉमन सील। और कॉमन सील वॉज मैंडेटरी, वॉज वर्ड बोल रहा हूं मैं, कॉमन सील 2015 के पहले मैंडेटरी था। हमारे देश में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं हो सकती जो बिना कॉमन सील के हो।
लेकिन 2015 के बाद बेटा इसको ऑप्शनल कर दिया गया। अब आप बोलोगे सर सुनो 2015 के बाद अगर ये ऑप्शनल है तो जो कंपनी के पास कॉमन सील है वो कंपनी तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉमन सील से कर लेगी, अपना रिप्रेजेंटेशन कॉमन सील से कर लेगी, लेकिन जिस कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है वो अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे देगी सर? तो कहा गया है कि देखो भैया जब कॉमन सील ना हो ना किसी कंपनी के पास तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग बेटा साइन कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूं, पहले इसका देख लो। बोला गया द टर्म कॉमन सील मींस ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी सिंस द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम ऑन अ डॉक्यूमेंट, इसीलिए बेटा कॉमन सील का होना जरूरी है। बोला गया स्टेटस ऑफ कॉमन सील, तो बेटा बिफोर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 कॉमन सील वाज मैंडेटरी, लेकिन 2015 में अमेंडमेंट आया और कॉमन सील हो गया ऑप्शनल। तो अगर कॉमन सील नहीं है तो कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होगा तो उसमें नीचे दिए गए पर्सन का सिग्नेचर होगा। अर्थात अगर मान लो किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो वो कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी डॉक्यूमेंट पे जब साइन करेगी तो किसका साइन करेगी बेटा बोलो? बाय सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर और बाय सिग्नेचर ऑफ 1 डायरेक्टर एंड सीएस इफ अपॉइंटेड। ध्यान से सुनना बेटा, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कंपनी अपना कॉमन सील मार दे, कॉमन सील मार देगी तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। लेकिन कॉमन सील रखना मैंडेटरी तो है नहीं, वॉलंटरी है। तो अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील है ही नहीं तो क्या होगा? तो बोला गया कोई बात नहीं, कंपनी के 2 डायरेक्टर है ना तो या तो 2 डायरेक्टर उस पर सिग्नेचर कर दे या 1 डायरेक्टर प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो वो साइन कर दे। अब यहां पर ना बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है। बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अगर सीएस नहीं है तो क्या केवल 1 डायरेक्टर साइन कर सकता है? नहीं, अगर सीएस नहीं है तो बेटा आपको मजबूरन में पहले वाले स्टेटमेंट पे आना होगा, अर्थात 2 डायरेक्टर से साइन करवाना होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? दिस इज अ कॉमन सील कॉन्सेप्ट। अब यहां से आपका 5वां जो एसेंशियल एलिमेंट है ना बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी, ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा लेंदी है और बेटर यही है कि इसको लेक्चर नंबर 2 के लिए रखते हैं, क्योंकि अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटेड लायबिलिटी में कंपनी लिमिटेड भी होती है, अनलिमिटेड भी होती है। लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है। लिमिटेड बाय गारंटी में गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये बेटा एक लेंदी कॉन्सेप्ट है और बेटर ये है कि इस लेंदी कॉन्सेप्ट को हम कब करते हैं बोलो बेटा? फाइनली नेक्स्ट क्लास में, दैट इज अ लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बेटा क्योंकि एक डेमो लेक्चर था और ये हमारा और आपका ये पहला इंटरेक्शन था, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये तो पहली क्लास है बेटा जहां पर चलते चलते मैं आपको कुछ जानकारी दे देने की मैंने कोशिश की। जब आप लेक्चर नंबर 2 में आओगे, एक इस्टैब्लिश्ड, ध्यान रखिएगा, नई जब नदी होती है ना उसमें पानी आते ही बेटा हिलोरे मारना शुरू कर देता है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन वो पानी शांत हो जाता है और उसके बाद एक फ्लो बनता है एजुकेशन का। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपसे मिलता हूं और फाइनली लिमिटेड लायबिलिटी एंड ऑनवर्ड्स और बहुत सारे केस स्टडी भी आपको बताऊंगा इसी एसेंशियल एलिमेंट में। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।